ओके, तो अभी थोड़ा बहुत थ्योरी देख लेते हैं ना। क्वेश्चन सारे खत्म हो गए, क्वेश्चन नंबर 12 टू क्वेश्चन नंबर 20 वो खत्म हो चुका है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एंड लास्ट इन लास्ट आउट मतलब क्या, फीफो एंड लीफो मेथड। हमने बोला था कि जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब ये एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। नाउ कमिंग टू बेस स्टॉक मेथड। मैम ये पढ़ना जरूरी है क्या? यस, बहुत पढ़ना जरूरी है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन के है ना बुक, ये पूरा जो टॉपिक है इसके पीछे जाकर देखोगे तो वहां पर उन्होंने ऐसे एकदम क्वेश्चन पूछ लिए, व्हाट इज स्पेसिफिक प्राइस मेथड, व्हाट इज सिंपल एवरेज प्राइस मेथड, देन व्हाट इज बेस स्टॉक मेथड। तो फिर इनका आपको शॉर्ट नोट में लिखना है व्हाट इज दैट, है ना, तो उसका मतलब क्या है वो आपको लिख देना है। तो एक बार में बस ऐसा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद हमारे लीफो फीफो वेटेड एवरेज सिंपल एवरेज वो वाले क्वेश्चंस को शुरू कर लेते हैं। तो फर्स्ट थिंग दे टॉक अबाउट बेस स्टॉक मेथड, व्हाट इट इज कॉल्ड एज a minimum quantity of stock under this method is always held at a fixed price as reserve in stock। देखो क्या बोलते हैं वो बेस स्टॉक मेथड में कि एक मिनिमम क्वांटिटी हमेशा हमारे स्टॉक में मेंटेन होती है और उसको हम क्या बोलते हैं, रिजर्व। रिजर्व क्यों बोलते हैं कि जब भी कोई इमरजेंसी आ जाए तो हमारे पास एक मिनिमम क्वांटिटी रहे जिसको हम मार्केट में बेच पाए, एटलीस्ट उनको जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, ऐसा जनरली देखो मेडिसिन वाले जो शॉप होते हैं, मेडिकल स्टोर ड्रग स्टोर्स होते हैं ना, उनके पास ऐसा करके ज्यादा स्टॉक होता है, बेस स्टॉक मेथड, है ना, जो एकदम मिनिमम क्वांटिटी पे वो लोग ऐसा स्टोर करके रखते हैं फॉर व्हाट, इमरजेंसी पर्पसेस, जिसको वो लोग क्या बोलते हैं, रिजर्व स्टॉक भी बोलते हैं। ठीक है, रिजर्व इन द स्टॉक टू मीट अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी। देखो क्या बोलते हैं वो, है ना, अभी अभी मैंने आपको क्या बोला कि अगर कोई इमरजेंसी है तो उसकी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए वो लोग क्या मेंटेन करते हैं, बेस स्टॉक मेथड, है ना, ये वाला बेस स्टॉक मेंटेन करते हैं। इफ अराइजेस द मिनिमम स्टॉक इज नोन एज बेस स्टॉक। अब आपको क्या ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, व्हाट इज कॉल्ड एज बेस स्टॉक, या तो फिर ऐसा ऊपर क्वेश्चन पूछ लेंगे मिनिमम स्टॉक को और क्या नाम से बुलाते हैं, ए बी सी डी चार ऑप्शंस दे देंगे, आपको फिर पहचानना पड़ेगा इसको बेस स्टॉक भी बोलते हैं। ये एमसीक्यू क्वेश्चन भी हो सकता है, दिस कैन बी एन एमसीक्यू क्वेश्चन एज वेल। एंड इज वैल्यूड एट अ प्राइस एट विच द फर्स्ट लॉट ऑफ मटेरियल इज रिसीव्ड। क्या बोल रहे हैं वो, जो फर्स्ट लॉट आया होगा ना उस प्राइस पर उसको वैल्यू करते होंगे वो, एंड रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय सब्सिक्वेंट प्राइस फ्लक्चुएशंस। अब ये जो बेस स्टॉक है ना ये लोग मेंटेन करते हैं एज अ रिजर्व इमरजेंसी पर्पसेस के लिए, और यू नो जो फर्स्ट लॉट का जो प्राइस रहेगा वो इनको लगाते होंगे, और कितना भी फ्लक्चुएशन हो मार्केट में इसको इस स्टॉक को कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं, ये मिनिमम स्टॉक लेवल जितने प्राइस पे रहेगा ना उतने प्राइस पे मेंटेन रहेगा। ऐसा नहीं कि कभी हाई हो गया तो हाई प्राइस पे बिकेगा, लो हो गया तो लो प्राइस पे हम लोग उसको स्टॉक को मेंटेन करेंगे, ऐसा नहीं। वो लोग क्या बोलते हैं, रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय द सब्सिक्वेंट प्राइस फ्लक्चुएशंस। The quantity in excess of the base stock may be valued either on LIFO basis और FIFO basis। क्या बोलते हैं वो, अगर excess stock होगा, बेस स्टॉक से excess वाला जो स्टॉक होगा, है ना, क्वांटिटी इन एक्सेस ऑफ बेस स्टॉक में बी वैल्यूड आइदर, कोई भी मेथड लगा सकते हो उसको, फीफो और LIFO method. This method is not an independent method as it uses FIFO और LIFO। कोई इंडिपेंडेंट मेथड नहीं, क्योंकि दोनों में से कोई एक मेथड लगेगा इसको, FIFO या तो फिर LIFO, तो इट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट मेथड। इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देयरफॉर डिपेंड अपॉन द यूज ऑफ देयर मेथड, है ना। जैसे देखो लीफो फीफो मेथड के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस अपने आप में अलग अलग है। अब ये बोलते हैं कि कोई भी यूज करो, तो अगर लीफो मेथड यूज किया तो उस तरीके के एडवांटेजेस, और फीफो मेथड यूज किया तो उस तरीके के एडवांटेजेस। डू यू गेट दैट? यस। स्पेसिफिक प्राइस मेथड, व्हाट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक प्राइस मेथड। स्पेसिफिक वो वर्ड से ही समझ में आता है, देखो एकदम एक ही प्राइस, एक स्पेसिफिक प्राइस कोट कर देना। तो क्या बोलते हैं, दिस मेथड इज यूजफुल स्पेशली व्हेन द मटेरियल्स परचेस्ड फॉर अ स्पेसिफिक जॉब और वर्क ऑर्डर। देखो क्या बोलते हैं वो, हमने देखो बोला था कि कुछ कुछ चीजें ना कस्टमर्स के हिसाब से बनती है, कस्टमर का जो स्पेसिफिकेशन रहेगा उस हिसाब से प्रोडक्ट बन गया। अभी जो उसको स्पेसिफिक रेट बताया ना उस रेट को हम लोग रखेंगे, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, स्पेसिफिक प्राइस मेथड। एंड एज सच दिस मटेरियल्स आर यूज्ड सब्सिक्वेंटली टू दैट स्पेसिफिक वर्क और, है ना, जॉब एट द प्राइस एट विच दे वेर परचेस्ड। अब देखो किसी ने बोल दिया मैम ये जो पेन है ना स्पेशली आपके लिए डिजाइन रहेगा,
है ना। तो इसका जो भी मटेरियल वगैरह रहेगा मंगाया हुआ, वो किसके लिए यूज होने वाले, ये पेन बनाने के लिए। तो ये सब मटेरियल बनाने का खर्चा प्लस उनका जो भी प्रॉफिट मार्जिन होगा वो ऐड करके जो भी प्राइस एक निकलेगा, दैट वुड बी व्हाट, स्पेसिफिक प्राइस मेथड, कि मतलब मेरे लिए डिजाइन किया हुआ। करेक्ट, यस। As these materials are issued subsequently to that specific job or work order at the prices at which they were purchased. The cost of material issued for production purposes to specific job represent actual and correct cost, है ना। कोई एक स्पेसिफिक जॉब के लिए कोई मटेरियल मंगाया है और उसी के लिए भेजने वाले, तो उसको क्या बोलते हैं कि वो एक करेक्ट और एक्चुअल कॉस्ट देता है। एंड दिस मेथड इज स्पेसिफिक फॉर नॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स। कोई नॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट मतलब क्या, जनरल वाला प्रोडक्ट है। जनरली कोई फैक्ट्री है, वहां पे कोई एक ही तरीके का प्रोडक्ट बनता है, उस प्रोडक्ट के लिए अगर मटेरियल बुलवाते होंगे तो उसका बात नहीं कर रहे। ये किस चीज की बात कर रहे हैं, अगर स्पेसिफिक ऑर्डर के हिसाब से कोई मटेरियल मंगाया है जिसको एक प्रोडक्ट बनाने में यूज किया जा रहा है एज पर कस्टमर स्पेसिफिकेशन, मतलब क्या, स्पेसिफिक जॉब और वर्क ऑर्डर। ठीक है। दिस मेथड इज डिफिकल्ट टू ऑपरेट स्पेशली व्हेन परचेज इश्यूज आर न्यूमरस। क्या बोल रहे हैं वो, थोड़ा डिफिकल्ट है ऑपरेट करने में अगर इस तरीके के बहुत सारे प्रोडक्ट बनते होंगे, दिस टाइप ऑफ पेन और भी अदर टाइप्स ऑफ पेन, बट स्पेसिफिक टाइप का बनता होगा, है ना। तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है फिर पता करना, रही ये मटेरियल कौन से पेन के लिए आया था, इसको कहाँ इशू करवाना है, कौन से लेबर्स लोग इसका काम देखने वाले हैं, तो ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग। ठीक है। तो वो बोलते कि स्पेशली ये वाला जो मेथड है थोड़ा सा डिफिकल्ट है अगर परचेज और इशू न्यूमरस हो जाए तो। न्यूमरस मतलब बहुत सारे हो जाए तो। सिंपल एवरेज प्राइस मेथड क्या होता है, सिंपल एवरेज प्राइस मेथड कुछ भी नहीं, टोटल यूनिट प्राइसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, उसको बोलेंगे सिंपल एवरेज। ठीक है। और ये कब लगा सकते हैं, जब है ना जो भी मटेरियल रिसीव्ड है वो यूनिफॉर्म लॉट्स है, मतलब सिमिलर टाइप का दिखता है ना, उस टाइप के लॉट को हम लोग क्या लगा सकते हैं, एवरेज। देखो क्या बोल रहे हैं वो, दिस मेथड इज यूजफुल व्हेन द मटेरियल्स आर रिसीव्ड इन यूनिफॉर्म लॉट्स ऑफ सिमिलर क्वांटिटी एंड प्राइसेस डू नॉट फ्लक्चुएट कंसिडरेबली, है ना, उसको ये लोग सिंपल एवरेज लगा सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए अभी 10 लॉट खरीदा तो 11 रुपए के हिसाब से एक यूनिट का खरीदा, कभी 20 खरीदा तो एकदम 7 रुपए, फिर मैंने अगर 30 खरीदे तो एकदम 2 रुपए, 2 खरीदा तो बस 30 रुपए। तो इतना सारा फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए, है ना, थोड़ा बहुत ठीक है। तो देखो ना प्राइस में कितना सारा फ्लक्चुएशन है, कभी 20 खरीदा तो पर यूनिट 11 में मिल रहा है, 20 यूनिट्स खरीदे तो पर यूनिट 7 में मिल रहा है। तो ऐसे प्राइस में वो बोल रहे हैं ऐसा फ्लक्चुएटिंग नहीं होना चाहिए, है ना, ये फ्लक्चुएटिंग नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, थोड़ा सा ऐसा सिमिलर टाइप पे सिमिलर लाइंस पर ना थोड़ा बहुत चेंज चलेगा। सिंपल एवरेज होता ही उसलिए है कि चलो ठीक है यहाँ पर 11 रुपए, यहाँ पर 10 रुपए है, फिर 30 मंगा लिया ना तो चलो 9 रुपए हो गया, बट 2 मंगाए ना फिर भी ये ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है। दिस वुड कॉस्ट हाउ मच, 12। तो आपको समझ में आ रहा है क्या, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है क्या, नहीं। फिर सब का टोटल कर दो डिवाइडेड बाय, है ना, जितनी भी क्वांटिटी है यहाँ पर, है ना, ये क्वांटिटी का टोटल कर दो यहाँ पर, और ये प्राइस का टोटल कर दो इंटू करके, है ना, पहले इसको इंटू कर दो, इंटू इंटू इंटू, ये ना यूनिट से क्वांटिटी से पहले मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स अगर कर दोगे तो आपको एक सिंपल एवरेज का प्राइस मिल जाएगा, है ना। ओके। तो वही बोल रहे हैं वो लोग, देखो टोटल यूनिट प्राइसेस ऑफ ईच परचेज, टोटल है ना, टोटल जितना भी कॉस्ट होता है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। वेटेड एवरेज प्राइस मेथड हमने इसको डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, वी हैव डिस्कस दिस अर्लियर। देन व्हाट, मूविंग सिंपल एवरेज प्राइस मेथड, इसका कैसा है देखो, अंडर दिस मेथड द रेट फॉर द मटेरियल इशू इज डिटरमाइंड by dividing the total of the periodic simple average prices। क्या बोलते हैं वो, periodic simple average prices of a given number of periods by the number of periods। For the determination of moving simple average, it is necessary to fix up the first period to be taken for determination the average। Suppose 3 monthly period है, ठीक है, एक 3 monthly period है, जैन फेब मार्च, है ना। तो इन तीनों का, है ना, एवरेज लेकर वो ये लोग क्या अप्रैल का रेट निकाल सकते हैं, है ना। 3 मंथ का पीरियड इन्होंने डिसाइड कर लिया, 3-3 महीने का लेंगे, अप्रैल का प्राइस निकल गया। अब मई का जब लेंगे ना तो क्या, फेब मार्च और अप्रैल का जो प्राइस आया वो ऐड कर देंगे, इन तीनों का मिला के मई का निकालेंगे। ठीक है, ऐसी कुछ बात इन्होंने बोली है, देखो यहाँ पे, है ना, मंथली पीरियड इज टू बी डिसाइडेड अपॉन एंड मूविंग एवरेज रेट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल इज जनवरी टू मार्च,
है ना। अप्रैल के लिए क्या बोल दिया उन्होंने, जैन टू मार्च, जैसा अभी एग्जाम्पल में मैंने बताया। एड देम अप एंड डिवाइड बाय टोटल, है ना, टोटल बाय 3, डिवाइड करेंगे टोटल जो भी आएगा 3 से। क्यों? क्योंकि ये देखो एवरेज, वो कौन सा ले रहे हैं हम लोग, सिंपल एवरेज प्राइस मेथड, तो ये मंथ वाइज ले रहे, तो कितने महीने हैं, 3, डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे। फिर उसके बाद हमको निकालना है मई की प्राइस। देखो कंप्यूटिंग द मूविंग एवरेज फॉर मई, अब मई का अगर हमको निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, वी हैव टू ओमिट सिंपल एवरेज रेट परटेन्स टू जनवरी। अब देखो यहां पर क्या कर दिया, जैन को हटा दिया, जैन को हमने हटा दिया, क्या ऐड कर लिया, फेब, मार्च और अप्रैल को ऐड कर लिया, तो आपको लेटेस्ट एक मई का प्राइस मिल जाएगा। यस, ये देखो, है ना, ये इन्होंने ओमिट कर दिया है जैन, एंड ऐड द रेट रिलेटिंग टू अप्रैल एंड डिवाइड द टोटल बाय 3। समझ में आ रही है बात? फिर से मई, अब जब, है ना, मई, जून का अगर निकालेंगे तो क्या क्या आ जाएगा उसमें, फेब को हटा देंगे, मार्च, अप्रैल, मई ऐड हो जाएगा वहां पर। समझ में आती है बात? मार्च, अप्रैल एंड मई, इन तीनों का ऐड करके प्राइस निकाल लेंगे, किसका, जून का। समझ में आती है बात? मंथली, तो इसको क्या नाम दे दिया उन्होंने, सिंपल मूविंग सिंपल एवरेज प्राइस मेथड। ठीक है, मूविंग सिंपल एवरेज प्राइस मेथड। देन मूविंग वेटेड एवरेज प्राइस मेथड, देखो पढ़ लो अपने आप। रेट इज कंप्यूटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल ऑफ द पीरियोडिक वेटेड एवरेज, है ना, फॉर अ गिवन नंबर ऑफ पीरियड्स बाय द नंबर ऑफ पीरियड्स। ठीक है, तो इसको जब करेंगे तब समझ में आ जाएगा। अब क्या बोला है तो ऐसे समझ में नहीं आएगा, 2 लाइन में बता दिया है। देन व्हाट, रिप्लेसमेंट मेथड। अब देखो जहां पर भी एक बात को समझो, जब डिस्कशन बहुत सारा थ्योरी में लिखा होता है ना, थ्योरी में अगर एक पैराग्राफ पूरा लिखा हुआ है तो इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, पर अगर कोई चीज 2 लाइन में लिख के खत्म कर दी ना तो उसको इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि हमारे पास देयर इज नो इनफ डेटा टू एक्सप्लेन फर्दर। तो अभी क्या होता है कि जब ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा ना, मूविंग वेटेड एवरेज मेथड, तो क्वेश्चन के द्वारा आप समझ जाएंगे कि कैसा इसको करना है, बट देन अभी समझाने के लिए उतना इनफ डेटा नहीं है। ठीक है, तो रिप्लेसमेंट मेथड, व्हाट डज इट से, रिप्लेसमेंट प्राइस इज डिफाइंड एज द प्राइस एट विच इट इज पॉसिबल टू परचेज एन आइटम। क्या बोल रहे हो वो, रिप्लेसमेंट प्राइस वो होता है जिस प्राइस पर ये हम लोग पॉसिबिलिटी लगाकर रखते हैं, इस प्राइस पर हम लोग मटेरियल को खरीद पाएंगे, टू दैट विच इज बीइंग रिप्लेस्ड और रीवैल्यूड। कर सकते हैं ना, एक तो रिप्लेस कर सकते हैं उसको, या तो रीवैल्यूएशन हो सकता है उसका। ठीक है, अंडर दिस मेथड मटेरियल्स इशूड आर वैल्यूड एट रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ द आइटम्स। एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज इशू कॉस्ट रिफ्लेक्ट्स द करंट मार्केट प्राइस। देखो क्या बोलते हैं वो, रिप्लेसमेंट मेथड को, जो प्राइस अभी मार्केट में चल रहा है उसका प्राइस लगा दो इसको, तो इसका बस एडवांटेज वही है कि ये वाले प्राइस में करंट मार्केट प्राइस का रिफ्लेक्शन होगा। ये क्या बोल रहा है, दिस रिफ्लेक्ट करंट मार्केट वैल्यू, करंट मार्केट वैल्यू। तो करंट मार्केट वैल्यू ऐसे ही मिल जाएगी क्या, नहीं, उसको स्टडी करना पड़ेगा ना फिर, कि मार्केट में देखो सेम इंडस्ट्री में सेम तरीके का प्रोडक्ट कितने भी बिक रहा है ना, या कितने में नो खरीद पा रहे हैं लोग इसको मार्केट में, तो वहां से पता चलेगा कि अभी मार्केट में प्राइस क्या शुरू है। देन इट्स नॉट इजी टू गैदर दैट करंट मार्केट का इंफॉर्मेशन एंड अप्लाई दैट रेट हियर। तो क्या बोलते हैं वो, थोड़ा सा डिफिकल्ट मेथड हो जाता है टू डिटरमाइन द मार्केट प्राइस ऑफ मटेरियल बिफोर ईच इशू। समझ में आती है बात? यस। रियलाइजेबल प्राइस मेथड, व्हाट इज दैट? Realizable price means a price at which the material to be issued can be sold in market. ठीक है, तो जो मटेरियल हम लोग यूज कर रहे हैं स्टोर में, जो हम लोग यूज करते हैं मटेरियल, अगर उसको मार्केट में बेच पाए तो उसको क्या बोलते हैं, रियलाइजेबल प्राइस मेथड। रियलाइज करना मतलब उस प्रोडक्ट को हमारे यहाँ पे ना यूज करते हुए उसको मार्केट में बेच के कुछ तो पैसा ले लेना, है ना, उसको क्या बोलते हैं, रियलाइजेबल वैल्यू। तो वो कहां से आएगा, टू बी सोल्ड इन द मार्केट। अगर वो सोल्ड कर पा रहे हैं हम लोग मार्केट पे तो वहां से हमको मिल जाएगा, है ना, रियलाइजेबल प्राइस मेथड। दिस प्राइस में बी मोर और लेस देन द कॉस्ट प्राइस एट विच इट वॉज ओरिजिनली परचेज। देखो बहुत ज्यादा तो फ्लक्चुएशन नहीं होगा ना, 11 रुपए की चीज है, एक तो प्राइस हो जाएगा 12 रुपए, ज्यादा से ज्यादा 11 रुपए की ओरिजिनली परचेस की होगी ना, तो ज्यादा से ज्यादा क्या, एक तो हो जाएगा 10 रुपए या 9 रुपए, नहीं तो फिर हायर साइड पे दिस कैन गो टू ₹13। मोर और लेस थोड़ा सा सिमिलर लाइंस पे रहेगा, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं रहेगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, रियलाइजेबल प्राइस मेथड। और यहाँ पे क्या बोल दिया उन्होंने, देखो
मोर और लेस देन कॉस्ट प्राइस, मतलब सेम रहेगा उतना। स्टैंडर्ड प्राइस मेथड, क्या समझ में आता है स्टैंडर्ड प्राइस मेथड से? वर्ड से ही क्या समझ में आता है? स्टैंडर्ड प्राइस मेथड, उसको बोलेंगे क्या? प्री डिटरमाइंड रेट। एक हम लोग ही डिसाइड करके रख देंगे स्टैंडर्ड प्राइस, है ना, जितने में हमने खरीदा, थोड़ा बहुत खुद का है ना लेबर वेबर ऐड करके, अनलोडिंग वगैरह ऐड करके, भले हम प्रॉफिट अभी ऐड नहीं कर रहे बट इतना रीजनेबल स्टैंडर्ड प्राइस हमने निकाल के रख दिया। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, अंडर दिस मेथड मटीरियल्स आर प्राइस्ड एट सम प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ स्टैंडर्ड प्राइस इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल परचेस कॉस्ट ऑफ मटीरियल। क्या बोल रहे हो? एक्चुअल में कितने में परचेस किया उससे कोई मतलब नहीं है, ये लोग एक स्टैंडर्ड प्राइस खुद का लगा देंगे। देखो कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई चीज बिक ही नहीं रही है, तो आप ये बोल सकते हो कि नहीं मैंने जितने में परचेस किया तो मैं उतने में ही बेचूंगा। नहीं, बहुत टाइम से आपके पास अगर कोई चीज बस रखी है तो आप क्या बोलते हो, जितने में आएगी ना उतने में बेच दूंगा। प्री डिटरमाइन है, आप एक अपने दिमाग में प्राइस भी रखते हो, देखो इतनी प्राइस तक के ना मैं बेच दूंगा। अगर इतना प्राइस किसी ने कोट कर दिया तो फिर मैं सोचूंगा नहीं कि मैंने कितने में परचेस किया वगैरह वगैरह। तो वैसे सेम चीज है ना इस मटेरियल के, इसमें भी वो लोग लगाते हैं। क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट इज यूजुअली फिक्स्ड आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन करंट मार्केट प्राइस, एंटिसिपेटेड ट्रेंड्स वगैरह, है ना। कोई चीज को भी हम भी ऐसा नहीं करते ना कि सपोज मैंने ये पेन खरीदा फॉर, है ना, 10,000, बट अगर मैं बोलती हूँ कि चलो ठीक है कुछ भी मैं प्राइस लगा दूंगी एक स्टैंडर्ड में, 1,000 रुपए में बेच दूंगी, इज दैट पॉसिबल? क्या नहीं ना, कुछ तो रीजनेबल रहना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगी, उसका करंट मार्केट प्राइस देखूंगी, देन व्हाट, मैं ट्रेंड देखूंगी। ट्रेंड मतलब क्या, कितने लोग इस पेन को खरीद रहे हैं, डिमांड क्या है, और ट्रेंड के हिसाब से इसका प्राइस क्या, कितना फ्लक्चुएट होता जा रहा है, बहुत ज्यादा है या बहुत कम है। तो रीजनेबली सोचो, तो मैं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं बोल दूंगी कि इस पेन को मैंने ना 1 साल यूज किया है, ठीक है, 1 साल का मैं थोड़ा सा कम कर दूंगी प्राइस, प्लस उसका जैसा जिस तरीके का डिमांड है या उसकी अवेलेबिलिटी, ट्रेंड, करंट मार्केट प्राइस, सबका हिसाब मिला करके मैं बोल दूंगी 7,000 इज द परफेक्ट कॉस्ट जहां पर मैं इसको बेच सकती हूँ, स्टैंडर्ड प्राइस बोलेंगे जिसको। ठीक है, तो दिस मेथड फैसिलिटेट्स द कंट्रोल ऑफ मटीरियल कॉस्ट। क्या बोलते हैं वो? कंट्रोल ऑफ मटीरियल कॉस्ट एंड टास्क ऑफ जजिंग द एफिशिएंसी ऑफ परचेस डिपार्टमेंट, but it is very difficult to fix the standard when the prices fluctuate frequently. Similarly, बराबर है ना, प्राइस अगर बहुत फ्लक्चुएट होता है, कभी कम कभी बहुत ज्यादा, कभी ठीक ठाक, कभी वापस हाई कभी एकदम लो, तो हमको ही पता नहीं चलता मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है ना, किस तरीके का लोग इसको डिमांड कर रहे हैं, मार्केट का ट्रेंड भी नहीं पता, करंट मार्केट प्राइस इतना फ्लक्चुएट हो रहा है कि वो भी ढंग से नहीं पता। तो देन हम लोगों को थोड़ी दिक्कत हो जाएगी स्टैंडर्ड प्राइस मेथड फिक्स करने में। और अगर स्टैंडर्ड प्राइस एक लगा दी ना तो हम लोगों को एक समझ में आ जाएगा कि इतना कम मटेरियल का कॉस्ट एकदम मोटा मोटी कितना हो सकता है, क्योंकि हम लोग एक स्टैंडर्ड प्राइस लगा रहे हैं, है ना। तो ऐसा हमारा कोई लेना देना नहीं है किससे, मार्केट जो करंट मार्केट प्राइस जिससे हम खरीदने वाले हैं, है ना, बोल दिया उन्होंने यहाँ पर क्या, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्चुअल परचेस कॉस्ट। तो हमको पता है स्टैंडर्ड फिक्स्ड प्राइस क्या है, तो हम लोग एक स्टैंडर्ड मोटा मोटी प्राइस निकाल सकते हैं, है ना, मटीरियल का कॉस्ट प्लस, है ना, परचेस डिपार्टमेंट का एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्यों? क्योंकि कितने कितने का वो लोग खरीद रहे हैं, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन का तो नहीं खरीद रहे हैं, थोड़ा सा R&D करके खरीद रहे हैं, तो वहां से पता चलेगा कि मैनेजमेंट का, परचेस डिपार्टमेंट का एफिशिएंसी भी पता चलेगा क्या फिक्स करने में, स्टैंडर्ड प्राइस मेथड। और क्या बोलते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है अप्लाई करने में, कब, अगर प्राइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रही है तो। ठीक है, अब जितना भी हमने ये थ्योरी डिस्कस किया है, अब इसमें से एक तो देखो डायरेक्टली आपको ऐसा क्वेश्चन, फुल फ्लेश क्वेश्चन पूछ लेंगे कि बताओ स्टैंडर्ड प्राइस मेथड को थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करो, तो लिख दो फिर 1 2 3 4 पॉइंट्स। अब देखो आंसर लिखने का तरीका एक दो तरीके का हो सकता है, एक तो जैसा इन लोगों ने प्रेजेंट किया है वैसा कर दो, नहीं तो आप लोग क्या कर सकते हो, पॉइंट वाइज में आंसर दे सकते हो। कैसे मैम? देखो पॉइंट वाइज में आंसर दे देंगे ना तो फर्स्ट पॉइंट आपका ये हो जाए ना, प्री डिटरमाइंड रेट, बस इतना ही याद करने की कोशिश करो, प्री डिटरमाइंड रेट, दैट्स इट। अब इतना वर्ड अगर पता है आपको तो उससे क्या सेंटेंस बना सकते हो आप लोग? यस, बिल्कुल बना सकते हैं सेंटेंस, है ना, कुछ है ना, मटीरियल्स आर ना प्राइस्ड एट सम प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ स्टैंडर्ड प्राइस। अब दूसरा आपको क्या याद रखना पड़ेगा इसमें,
जो एक्चुअली जो लोग है ना जितने में परचेस किया है वो मैटर नहीं करता। तो एक क्या इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्चुअल परचेस कॉस्ट ऑफ मटेरियल। तो एक प्री डिटरमाइंड याद रखो, दूसरा इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल परचेस कॉस्ट, इतना याद रखो। तीसरा प्राइस आप लोग क्या कर सकते हो, इट इज यूजुअली फिक्स्ड आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन। क्या क्या देखना पड़ेगा, तो दो तीन चीजें, प्री डिटरमाइंड रेट इट इररिस्पेक्टिव ऑफ करंट परचेस प्राइस। थर्ड आप लोग देख सकते हो कि इसमें हमको क्या क्या देखना पड़ेगा, करंट प्राइस और है ना फ्लक्चुएशंस, मार्केट ट्रेंड वगैरह क्या है। तो ये आपका सेकंड पॉइंट बन जाएगा। देन व्हाट, थर्ड प्राइस क्या, इट कंट्रोल्स द मटेरियल कॉस्ट एंड एफिशिएंसी ऑफ परचेस डिपार्टमेंट। और थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि अगर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन रहा तो फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा स्टैंडर्ड प्राइस निकालना। ठीक है, तो 4 पॉइंट हो जाएंगे, 1 2 3 4 प्रेजेंट कर दो। ठीक है, एग्जाम्पल दे पाओ, कोई दिमाग में आ जाए कभी तो दे सकते हो। ठीक है, स्टैंडर्ड प्राइस का इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड क्या होता है ये इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड। देखो कभी कभी क्या होता है ना, कोई समझो ऐसी चीज मंगा ली जो इवेपोरेट होती है ना, कोई ऐसा केमिकल समझ लो जो हम लोगों ने जब मंगाया ना तब समझो आपने क्वांटिटी दे दी ऑर्डर 1200 लीटर, कितना दे दिया 1200 लीटर, बट बहुत दूर से आ रहा है, इट इज कमिंग फ्रॉम 100 किलोमीटर फॉर, बहुत दूर से आ रहा है। ठीक है, ईरान वगैरह से आ रहा है कुछ ऐसे समझो। तो वहां से यहां तक आने के लिए जो जो 200 लीटर है ना वो इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, जो 200 लीटर है वो इवेपोरेट हो जाता है। तो क्या आप ऐसे उसके प्राइस को निकाल सकते हो क्या, कि आपने ना प्राइस तो कितने का पे किया, सामने वाले ने तो आपको हिसाब लगाया होगा कितने का, 1200 लीटर का। 1200 लीटर का हिसाब आपने उन्होंने कितना लगाया आपको, रुपीज समझो ऐसे आपकी, है ना, इतना लगा दिया 1,20,000। ठीक है, पूरा 1200 लीटर के लिए। ओके, अभी आप तक पहुंचते पहुंचते वो 1000 लीटर ही हो गया। तो आप क्या समझोगे कि आपने वो वाला प्राइस 100 लीटर के लिए पे किया है। तो आप लोग क्या करते हो, इंस्टेड ऑफ डूइंग 1,20,000 डिवाइडेड बाय 1200 लीटर, इसके बदले व्हाट यू डू इज यू डू दिस। ऑफ कोर्स यहाँ पे जो प्राइस आएगा ना वो क्या आएगा आपका, 100 रुपए, करेक्ट, ऐसा आएगा आपका प्राइस, क्या आएगा, ₹100 पर लीटर। बट 1,20,000 डिवाइडेड बाय 1000 कर दो, कितना आ जाएगा वो, 120 पर लीटर। समझ में आ रहा है आपको, प्राइस क्या हो गई यहाँ पर, इन्फ्लेट मतलब प्राइस बढ़ जाना। पहले यहाँ पर बेस में आप कितना ले रहे थे, बेस में आप 1200 ले रहे थे, अब बेस में आप 1000 ले रहे हैं, क्योंकि आपको समझ में आती है बात कि 200 आपने मान के चल रहे हो कि वो तो इवेपोरेट होने ही वाला है। तो उतना नुकसान आप क्यों बेयर करें, इतना आप कस्टमर से ही रिकवर करोगे। आपका मतलब नहीं है वो कितना, आपको कितना रिकवर करना है, 1,20,000 जो हो जाएगा क्या रिकवर करके, यस। अगर 1200 आता तो 100 रुपए लगाते तो 1,20,000 रिकवर हो जाता। अभी कितना रिकवर करना है, 1,20,000 पर क्वांटिटी कितना है, 1000। तो आपको अगर 1,20,000 को अगर रिकवर करना है तो प्राइस कितना चार्ज करना पड़ेगा कस्टमर को, 120, तब जाके 1,20,000 आपका रिकवर होगा। उसको क्या बोलते हैं, इन्फ्लेटेड प्राइस, मतलब प्राइस थोड़ा बढ़ के निकालना पड़ेगा अगर कोई चीज ऐसा इवेपोरेट वगैरह या लॉस हो जाता है, नॉर्मल लॉस हो जाता है उस केस में। ठीक है, तो देखो क्या बोलते हैं वो, in case material that suffers loss in weight due to natural or climatic factors, क्या बोलते हैं देखो, नेचुरली उतना लॉस होना है, नॉर्मल लॉस जिसको हम बोलते हैं कि हमेशा होने ही वाला है, दैट इज व्हाट, अनअवॉइडेबल। नॉर्मल लॉस हर इंसान अपने जिंदगी में लेकर चलता है। ठीक है, जो भी कोई बिजनेस ओपन कर रहा हो, कोई प्रोडक्ट बेच रहा हो, तो हमेशा खुद का एक हिसाब लगता है कि इतना जो है ना नॉर्मल लॉस में लेकर चल रहा हूं, इतना मुझे होने ही वाला है लॉस। इसके ऊपर लॉस होता है तो वो फिर अबनॉर्मल लॉस होता है, जैसा हमने प्रोसेस कॉस्टिंग में पढ़ा था। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए वो क्या बोल रहे हैं देखो, इवेपोरेशन, जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि कोई केमिकल है, मंगाया है, दूर से आ रहा है, तो इतना सोच के चलते कि इतने दूर से जो आ रहा है तो ना 200 लीटर का वो इवेपोरेट होने वाला है। ठीक है, एक्सेट्रा। द इश्यू प्राइस ऑफ द मटीरियल्स इज इन्फ्लेटेड टू कवर अप द लॉसेस। हमने भी वही किया, आया कितने में, हमने एक्चुअली खरीदा उसको 100 में और हमने प्राइस को इन्फ्लेट कर दिया, दैट इज ₹120। क्यों क्यों इन्फ्लेट कर दिया, टू कवर अप द लॉसेस। ठीक है, ओके, तो ये हो गया इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड। अभी थ्योरी मोटा मोटी कवर हो गया। ठीक है, काफी सारा थ्योरी और भी है, और भी थोड़ा बहुत थियोरी है इसमें जिसको हम
है ना, धीरे धीरे कवर करेंगे। एक साथ बहुत सारा थियोरी हो जाएगा ना, यू विल बी नॉट इंटरेस्टेड टू एट ऑल स्टडी दोस। बट अगर इस टॉपिक के एंड में क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो वहां पर पूछा है उन्होंने, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन, है ना, या फिर कोई फुल फ्लेज्ड ऐसा एमसीक्यू में पूछ लेंगे। तो यू नीड टू हैव द नॉलेज ऑफ ऑल दीज टर्म्स विच आर यूज्ड हियर। तो इसीलिए मैं एक बार क्लास में उसको पढ़वा दे रही हूँ। मैंने कुछ एकदम बड़ा रॉकेट साइंस वाला कुछ काम नहीं किया है, इट इज जस्ट रेड एंड एक्सप्लेन्ड। ठीक है, तो क्लास में ही अपना पढ़कर हो चुका। ठीक है, तो अभी जाते हैं हम क्वेश्चंस के तरफ। क्वेश्चंस में देखो दो तरीके के क्वेश्चंस है इस टॉपिक में। कौन से दो तरीके के क्वेश्चंस मैम? फर्स्ट वाला टाइप का क्वेश्चन जो अभी तक हमने किया फॉर्मूला वाइज, है ना, फॉर्मूला वाइज वाला कौन सा क्वेश्चन था? आपने जो भी मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल, है ना, और ईओक्यू, और हमने अभी तक देखा कि कंपेयर करना है। एक तो है ना, अगर ज्यादा क्वांटिटी लेना है तो सामने वाला सप्लायर डिस्काउंट दे देगा कि चलो ठीक है इतना क्वांटिटी खरीदोगे 4-5% जो भी डिस्काउंट देना है वो, उस तरीके का प्रॉब्लम। प्लस हमको कंपेयर करना है कि अगर ईओक्यू ऑर्डर करेंगे तो हमको कुछ बेनिफिट रहेगा क्या। देन दोनों का कॉस्ट जो है टोटल साल का कंपेयर करके बता देंगे कि हमको कौन सा थोड़ा सस्ता पड़ता है। ठीक है, जो सस्ता पड़ेगा उसको हम यूज करके निकाल लेंगे आंसर। करेक्ट। फिर लास्ट में हमको नोट लिखनी पड़ेगी। ठीक है, एंड वी शुड एक्सेप्ट द, है ना, डिस्काउंट ऑफ द सप्लायर, सो दैट द जो साल का खर्चा है वो हमारा सबसे कम है यहाँ पर। नहीं तो फिर हम लोग, अगर ऐसा है कि भाई नहीं डिस्काउंट को एक्सेप्ट नहीं करना है, ईओक्यू इज बेटर देन डिस्काउंट, है ना, ईओक्यू में ही कॉस्ट कम जा रही है, तो लिख दो कि वी शुड नॉट एक्सेप्ट द डिस्काउंट एंड गो विद द ईओक्यू क्वांटिटी। चलेगा। तो ऐसे टाइप के हमने टाइप 1 के क्वेश्चन किए थे। और फॉर्मूला तो अभी तक याद हो गया ही होगा, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, है ना, रीऑर्डर लेवल एंड डेंजर लेवल। सबसे पहले फॉर्मूला आना चाहिए कभी भी रीऑर्डर लेवल का। क्यों? क्योंकि देखो रीऑर्डर का जो लेवल है ना आपको मैक्सिमम वाले फॉर्मूले में भी आता है और मिनिमम वाले फॉर्मूला में भी आता है। करेक्ट। एंड डेंजर लेवल में तो इंफॉर्मेशन वुड बी गिवन टू यू, है ना, जितने भी डेंजर लेवल मतलब वो इमरजेंसी का जो पीरियड रहेगा वो आपको गिवन रहेगा, है ना। तो फॉर्मूला वाइज ऑल दोस क्वेश्चंस आर क्लियर्ड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 12 टू 20। हमने जो भी क्वेश्चंस देखे वो सारे उस बेस्ड थे। ठीक है, फॉर्मूले बेस्ड। अब जो क्वेश्चंस देखेंगे, है ना, ये अभी क्वेश्चन नंबर 5 वगैरह जो भी देखेंगे, दिस इज रिलेटेड टू एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड। ठीक है, फीफो लीफो, इस वाइज क्वेश्चन है अभी। ठीक है, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने को। ठीक है, तो देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। बिल्कुल जो बुक में दिया है ना, थोड़ा प्रेजेंटेशन अलग हो सकता है। ठीक है, प्रेजेंटेशन इज द मैटर ऑफ चॉइस, आपका चॉइस है वो, आप किस तरीके से प्रेजेंट करते हो, बस आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है, और मेथड बहुत ज्यादा अलग नहीं होना चाहिए। कुछ भी सॉल्व कर दिए जो एग्जामिनर को पल्ले ही नहीं पड़ रहा, ऐसा कुछ सॉल्व नहीं करना है। सॉल्व ऐसा कुछ करना है कि जिससे आप पूरा वर्किंग नोट दे सको, आंसर निकाल सको, प्रूफ के साथ बता सको एग्जामिनर को कि देखो ये वाला जो आंसर है ना बुक में और मेरा सेम आया है, प्लस ये वाला नीचे मैंने वर्किंग नोट दे दिया है, प्लीज सी द वर्किंग नोट। ठीक है, डायरेक्टली ऐसा आंसर नहीं आ जाना चाहिए। अगर आपने पूरा, है ना, फॉर्मेट बना लिया, डायरेक्टली आंसर्स लिख लिए, तो आए कहां से वो भी बताना जरूरी है एग्जामिनर को। ठीक है, जो भी करेक्ट कर रहा है पेपर, वरना उसको पता नहीं चलेगा कहां से नंबर्स आए। बुक में और वो वाइज तो टैली हो गया, बट वर्किंग नोट्स आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो वहां पर देखो आपको अगर ऐसा आता होगा ऊपर कि पेपर में लिख के कि वर्किंग नोट शैल फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। ओके, नाउ व्हाट डज इट से? प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द प्राइसेस ऑफ इश्यूज। ऐसा क्यों बोला है प्राइसेस ऑफ इश्यूज? ये देखो अभी परचेज क्वांटिटी बता रहा है ना, कितना हम लोगों ने परचेस किया, इशू किया, परचेस किया, परचेस, इशू, इशू, परचेस, इशू। अब ये सारा निकाल के हमको ये भी पता करना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक कितना बच जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक मोटा मोटी पता कर सकते हो क्या कितना बचेगा? देखो फर्स्ट परचेज कितने यूनिट्स है 100, वापिस 200 परचेज किए मतलब 300, फिर इशू कितना किया 250, है ना, इशू किया 250, फिर ऐड कर दो 200 क्योंकि उतना परचेस किया, वापस 300 ऐड कर दो क्योंकि वापस परचेस किया, फिर इशू कर दिया 2 बार 200 200, तो मैं लेस कर देती हूँ 400, ऐड कुछ परचेस किया क्या? यस, 100 यूनिट्स को परचेस किया, ऐड कर दिया मैंने उतना, और इशू कर दिया 150। तो क्लोजिंग स्टॉक मेरे यहाँ पर, है ना, ऐड लेस करके मोटा मोटी क्लोजिंग स्टॉक बच रहा है 100 यूनिट्स।
ये आपको लास्ट में क्रॉस चेक के लिए रखना है, ठीक है, कि कितने यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक में बचने वाले हैं। अब यूनिट्स पता करके कुछ नहीं होने वाला, हमको प्राइस चाहिए। कौन सा प्राइस? ये वाला देखो, ये जो प्राइस आ रहा है ना, ये कौन सा प्राइस का बचा है। अब यहाँ ना लीफो बोला ना फीफो बोला, यहाँ पर इन्होंने क्या बोल दिया फर्स्ट में? सिंपल एवरेज। अब सिंपल एवरेज भी कैसा यूज करेंगे देखो, है ना। लेट्स सी हाउ डू यू यूज सिंपल एवरेज। इट्स नॉट, है ना, अगर यहाँ पे देखने जाओगे तो उन्होंने देखो ऐसे वर्किंग नोट वाइज बता दिया, बट एंड में आप ही देखना कि ऐसे क्यों किया। फिर यहाँ पर यहाँ पर देखो 2 कॉस्ट ली डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर 2 ली डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर 2 लिया डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर 3 क्यों ले लिया? ठीक है, यहाँ पे 3 कॉस्ट क्यों ले ली? तो खुद से सॉल्व करने जाओगे तो नहीं पता पड़ेगा वो, देन आपको चॉइस ही नहीं है याद करने के अलावा कि कैसे किया है, या तो फिर यू विल बी स्टक इन वन सिंपल थिंग कि आया कैसे। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं प्रिपेयर करना। मैं कहीं पे यहाँ पे प्रिपेयर कर लेती हूँ, ठीक है, आई विल डू प्रिपेयर हियर। फॉर्मेट कैसा रहेगा? फॉर्मेट पहले एक बार लिख लेते हैं आंसर, देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन का फॉर्मेट किस तरीके का बनेगा, उसी तरीके का हम लोग सारे क्वेश्चंस को लगा देंगे। मोटा मोटी बताऊं तो ऐसा रहेगा भाई, रिसीट्स पहले तो डेट, फिर रिसीट्स, उसके बाद इश्यूज, कितना इश्यू हुआ, और क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख दूं यहां पर स्टोर्स लेजर अकाउंट। अभी एक बार क्वेश्चन को आप लोगों को सामने रखना है ना। आपको क्वांटिटी कितना आ रहा है और उसका प्राइस वो देखना है, फिर उसके बाद में कितना परचेस किया, कितना इश्यू किया, और थोड़ा सा है ना माइंड दिमाग जगह पे रख के निकालना है, इतना क्वांटिटी आया, इतना गया और कितना बच गया। ठीक है, तो स्टोर्स लेजर अकाउंट, फर्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे? डेट लिख दो। क्या डेट है? 2016 का लिख कर रहे हैं हम लोग, तो एक ही बार 2016 लिख देती हूँ, यहां पर लिख देती हूँ 1 मार्च। 1 मार्च को क्वांटिटी कितनी आई? व्हाट वाज द क्वांटिटी? यहां पर मैं लिख दूं क्वांटिटी, प्राइस, है ना, पर यूनिट प्राइस, और उसके बाद अमाउंट, मतलब टोटल प्राइस। तो लिख दो तीनों भी, क्वांटिटी वाज 100, प्राइस कितना है 10, तो कितने का मंगाया हमने? 1000। ठीक है, पे अटेंशन, बहुत अच्छे से समझना है आपको ये क्वेश्चन। ठीक है, नहीं समझा तो फिर नहीं समझ में आएगा, एंड तक नहीं समझेगा। कि अभी तो देखो पहला ही सेंटेंस लिखा है, पहला लाइन पे ही लिखा है, जब धीरे धीरे हम लोग एंड तक जाएंगे ना, तो फिर बीच में समझ में नहीं आता, अरे ये बीच में ऐसे क्यों आ गया। ठीक है, तो पे अ गुड अमाउंट ऑफ अटेंशन। यहाँ पर मैं पेन को चेंज कर लेती हूँ थोड़ा इशू के लिए। ये क्या था? फर्स्ट वाला जो ब्लैक में लिखा है दैट इज रिसीट्स, जितना हमने ऑर्डर किया। उसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पर इशू का क्वांटिटी, प्राइस, है ना, प्राइस एंड अमाउंट। इतना ही मैं अभी के लिए लिख देती हूँ, बैलेंस का हम लोग देखेंगे कैसे करना है। ठीक है, 1 मार्च को देयर वॉज परचेस। अभी कोई इशू है क्या? 1 मार्च के बाद कोई इशू है या परचेस है? डायरेक्टली परचेस है ना, फिर से परचेस कर दो। 2 मार्च हम लोगों ने 200 यूनिट्स को खरीदा, प्राइस वॉज 10.2, कर दो कितना आएगा? 200 इंटू 10.2, बता दो एक बार कितना आएगा प्राइस टोटल, कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके 2040 ऐसा आएगा। इसके बाद उन्होंने बोला है, उन्होंने इशू करवाया है। ठीक है, अभी कोई परचेज है क्या? नहीं, इशू है अभी। तो मैं यहां पर लिख दूं डेट इज 5 मार्च। 5 मार्च को उन्होंने इशू करवाया है, कितना क्वांटिटी? 250 क्वांटिटी। प्राइस कौन सा लेंगे इज द चॉइस, कि प्राइस हमको कौन सा लेना है। देखो कोई भी क्वांटिटी लो, इधर हम लोग ऐसे मान ले कि 100 से ले लोगे तो ये 10 रुपए, है ना, और उसके बाद आपको दूसरी क्वांटिटी यूज करनी पड़ेगी। कैसे मैम? ऐसे बता रही हूँ, देखो हमारे पास कितना है ना, 300 क्वांटिटी है। इसी 300 में का हम लोग पहले देखो 100 का यूज कर लेंगे। हमको क्वांटिटी कितनी जरूरत है भाई? 250, तो 250 में से पहले 100 यूज कर लो, बचा हुआ बैलेंसिंग कितना है? 150। ये 100 यहां से यूज कर लिया और ये 150 यहां से यूज कर लिया। और तीसरा अगर मैं निकाल दूं यहां पर, तो हमारे पास 50 यूनिट्स अभी भी बचे हैं, दिस वुड बी आवर बैलेंस। ये बैलेंस में बच जाएगा, तो बैलेंस कौन से प्राइस का बच जाएगा? ऐसे में मान लो कि थोड़ा सा दिमाग लगा के मैं लगा लेती हूँ कि चलो ये 100
मतलब थोड़ा सा फीफो टाइप्स वाला फ्लेवर मिक्स करके मैं कर लेती हूँ कि ये 100 है ना ये फर्स्ट वाला है, और ये 200 ये 150 जो है ना वो नेक्स्ट 200 में से यूज हो रहे हैं, और जो बैलेंस 50 बचा है वो 200 में से बचा है। तो क्या मैं ऐसे लिख दूं यहाँ पर, है ना, ऐसा लिख दूं मैं यहाँ पर कि क्वांटिटी प्राइस अमाउंट, है ना, और यहाँ पर रुपीस रुपीस कितना है 250, क्वांटिटी बैलेंस में कितना बच जाएगा 50। अब उस 50 को भी मैं कौन सा प्राइस लगाऊं, मुझे एवरेज निकालना है। तो देखो अभी मैंने कौन सी दो चीजें यूज करी है, 100 एंड 200, इन दोनों का जो रेट था, इसका था 10, इसका था 10.2, तो कर दो एवरेज, दोनों का एवरेज कर दो, 10 प्लस 10.2 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया, 10 प्लस 10.2 डिवाइडेड बाई 2 कितना प्राइस आ गया 10.10 एवरेज प्राइस। वो प्राइस को मैं यहां पर लगा देती हूँ, क्या प्राइस मैम, ये रुपीस 10.10। अमाउंट कितना आ जाएगा, टोटल अमाउंट वुड बी 2525। ठीक है, ऐसा मैं अज्यूम कर लेती हूँ अभी के लिए कि ये इतने का बचा है, 10.2 का बचा है, 10.2 इंटू 50। अमाउंट छोड़ दो अभी, यहाँ पर अमाउंट छोड़ दो अभी सिंपल में, ठीक है। आई एम जस्ट टेलिंग कि इतना जो 50 का है ना, 50 क्वांटिटी बच गया, प्राइस में अभी के लिए मान लेती हूँ 10.2 का बचा हुआ है वो, ठीक है। 100 पूरा यूज हो गया, 200 उसमें से 150 यूज हो गया और 50 बच गया, तो ऐसे करके मैंने प्राइस निकाल दिया वो। देन नेक्स्ट क्या है, अभी परचेज, 2 बार परचेज किया है, तो इट इज ऑन 7th मार्च, कितना परचेज किया 200, कितने का 10.5, है ना, 10.5, तो कितने का है वो 2100। फिर मैंने 10th मार्च को मैंने और परचेस किया 300 क्वांटिटी, कितने का 10.8, कितना हो गया टोटल 3240। समझ में आती इशू का, तो आपको अगर एकदम बैक टू बैक परचेसेस है लिख दो। बात कब आती है वर्किंग नोट पे, जब इशू करवा रहे हैं, क्योंकि हमको प्राइस ही निकालना है इशू का। अब देखो यहां पर आपके पास 3 चीजें अवेलेबल है, इशू किस किस में से करवा सकते हो, आइदर ये तो एक बार आपको बैलेंस में से करवाना पड़ेगा एंड इन दोनों में से। तो आपके पास अभी कितनी क्वांटिटी रहेगी 50, बचा हुआ 50 प्लस 200 प्लस 300, तो कितना आ गया वो 550। अब इन 550 में से आपको क्या इशू करवाना है, यहां पर मैं लिख दूं इशू कितने तारीख को है अभी 13th मार्च, कितना इशू करवा रहे हैं वो 200। 200 कहां से जाएगा ये 200, 200 कहां से जाएगा, मैं ये अपने पास 3 तरीके का माल है ना, ये 50 का है ना, ये 50, ये वाले रेट का है, ये वाले रेट का है, ये वाले रेट का है, तीनों में से कोई भी रेट का हम लोग इशू करवा सकते हैं। तो मैं 3 प्राइस यूज करूंगी अभी, क्या 10 प्लस 10.2 प्लस 10.8 डिवाइडेड बाय 3, तीनों में से मैं कोई भी तरीके का जो है ना मटेरियल उठा के दे सकती हूँ। तो मुझे नहीं पता अभी कौन सा प्राइस मैं लगाऊं, तो मैं एवरेज प्राइस निकाल देती हूँ। एवरेज प्राइस कितना आ गया 10.5, एवरेज प्राइस क्या है 10.5, लगा दो वो 10.5 प्राइस यहां पर रुपीस 10.5, कितना आ गया 200 इंटू 10.5 दैट कम्स टू 2100। ओके, अब देखो एकदम मजे वाला काम यहां पर आएगा, हमारे पास ये 50 था, 200 था, 300 था। अब सबसे पहले मैं ये तो यहां पर रेट भी लिख देती हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड वेल, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो इशू है ना 200, मैम उसको भी लगा दो डायरेक्ट 10.5, नहीं क्यों नहीं लगाऊंगे मैं उसको 10.5 रेट। देखो उसी के बाद बोला है उन्होंने यहाँ पर, अगर मैं लिख दूं ऐसा, है ना 18 मार्च फिर से इशू करवाना है 200 यूनिट्स, तो यही रेट में लगा दूं क्या, ऐसे लिख दूं क्या यहाँ पर 10.5 लिख सकती हूँ क्या, क्योंकि देखो बैक टू बैक इशू है, प्राइस तो निकल चुका है एक बार, 10.5 लगा दूं क्या, ये नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बस कैलकुलेशन यही का है, अभी तक तो ठीक है हमारे पास जितना अवेलेबल डेटा था उससे तो जो निकला वो इजी टू अंडरस्टैंड था। अब क्यों नहीं है, देखो हमारे पास कितना था पूरा 550, पूरा 550 था,
ओके मैम, समझ में आ गया। इसमें से हमने ये 200 इशू करवा दिया, यस 200 इशू करवा दिया, बचा कितना अभी 350 बच गया। और अब देखो ये जो 350 बचा हुआ है ना, ये पहले 200 में यहाँ का यूज हो गया, फिर यहाँ का यूज हो गया, ये तो पूरा एग्जॉस्ट हो गया, 50 इज ऑल गॉन। ये जो 200 था ना, ये 200 अभी का, ये 200, इसमें कौन सा यूज हुआ होगा, विच प्राइसेस, कौन सा मटेरियल यूज हुआ होगा, यहाँ पर हमारे पास इतने तरीके के मटेरियल है, तो पहले ये यूज हो गया 50, उसके बाद यहाँ का 150 यूज हो गया, यहाँ का 150 यूज हो गया, बचा कितना, यहाँ का 50 और ये 300। तो ये तो पूरा गया, यहाँ का प्राइस भी नहीं लगने वाला, ये जो 10.2 है ना, इसको भी कंसिडर नहीं करेंगे। अब दो प्राइस है, कौन कौन से प्राइस है, 10.5, 10.8। अब इन दोनों का एवरेज लेना पड़ेगा, क्योंकि अब जो ये 350 हम लोग यूज करेंगे ना, वो इन दोनों में से रहेगा। किन दोनों में से, आइदर ये वाला 50 और ये 300। ठीक है, समझ में आती है आपको बात। जो अभी 350 बचा हुआ है ना, और अभी ये हम लोग 200 यहां से इशू करवाने वाले हैं, तो कहां से करवाएंगे, वो ये 50 यूज करवाएंगे और उसके बाद ये 50 खत्म होने के बाद यहां से, मतलब मैं बोलूं तो ऐसा, और उसके बाद ऐसा, फिर क्लोजिंग में बच जाएगा 150। समझ में आती है बात। तो दो प्राइस यूज करेंगे, ये वाला और ये वाला। कौन से, इसके लिए ये 200 अभी जो नेक्स्ट इशू करवाने वाले, तो कर दो 10.5 प्लस 10.8 डिवाइडेड बाई 2। आई होप समझ में आती है बात कि मैं ऐसे सिर्फ दोनों का क्यों ले रही हूँ, और स्पेसिफिकली मैं 10.2 प्लस 10.5 ऐसा क्यों नहीं ले रही हूँ, क्योंकि देखो 50 एग्जॉस्ट हो चुका, इन 200 में 50 एग्जॉस्ट हो चुका पहले का। ठीक है, ये देखो ये 50 एग्जॉस्ट हो चुका, अब जो बचा है वो इसमें से और इसमें से हमको इशू करवाना है, और उसका प्राइस क्या है, ये और ये 10.5, 10.8। तो इसका एवरेज क्या आ जाएगा, 10.5 प्लस 10.8 डिवाइडेड बाई 2, दैट वुड कम टू 10.65, 10.65। तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूं, फिर यहाँ पर मैं 200 क्वांटिटी और इशू करवा रही हूँ, इसका प्राइस रहेगा ₹10.65। कर दो 2130, 2130। अब कितना बच गया बैलेंस में, 150, एंड में कितना बच गया 150। देखो ना यहाँ पर 50 था, 200 था, 300 था, तीन क्वांटिटी था, तीन तरीके का, 550 था टोटल। दो बार 200 200 इशू हो गया, फर्स्ट 200, उसके बाद बच गया 350, 350 में से और 200 गया, बच गया 150। क्या हमारा भी क्लोजिंग उतना आया है, यस 150 आ गया क्या, यस। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 150। प्राइस अभी कुछ नहीं लिखती हूँ, ठीक है, आई विल नॉट राइट डाउन द प्राइस अभी, अभी प्राइस कुछ भी नहीं लिखती हूँ। इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देते हैं आपको बाद में कॉपी करने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट, यहाँ पर प्राइस क्यों नहीं लिखा मैम आपने एंड में, वो नहीं लिखते अभी, थोड़ा सा रुक जाओ, उसका भी मैं बताती हूँ आपको। बस ये समझ में आ गया कि इन दोनों को मैंने ऐसे क्यों किया, है ना। फर्स्ट वाले 200 क्वांटिटी में तीनों भी लिया, तीनों का एवरेज लिया, और उसके बाद सिर्फ दो का ही एवरेज लिया, 10.5, 10.8, क्योंकि वो 200 बचे हुए क्वांटिटी में से यूज हो रहा है। ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर नाउ। उसके सॉरी, उसके बाद नेक्स्ट इज 20th मार्च, फिर हमने परचेस किया 100 क्वांटिटी, प्राइस क्या था 11, टोटल इज 1100। ठीक है, उसके बाद मैंने इशू करवाया, इशू कहां से करवाया होगा, जो बैलेंस 150 बचा है और 100, ये दो क्वांटिटी रहेगी, इनमें से मैं कोई भी इशू करवा सकती हूँ। ठीक है, तो कर दो फिर 25 मार्च, इशू कितना है 150, तो मेरे पास ये वाला एक है और ये वाला एक है, तो जो 150 है वो कौन से इसमें का होगा, एंड वाला 10.8 वाला होगा, तो मैं दो रेट यूज करूंगी 10.8 एंड 11। ये वाला जो 150 बचा होगा वो किस में से बचा होगा, ये 300 वाला बचा होगा एंड में जो क्वांटिटी है, थोड़ा फीफो का फ्लेवर ऐड करके देखो, तो एंड जो 300 है उसमें से ही वो 150 बचा होगा, है ना 10.8। तो मैं दो रेट यूज करूंगी, एक तो यहाँ का 10.8, यहाँ का ये 10.8 और 11, कर दो 10.8 प्लस 11 डिवाइडेड बाई 2, दैट कम्स टू हाउ मच 10.90, 10.90। तो प्राइस कितना आ गया यहाँ पर 10.90 के हिसाब से 1635। ठीक है, एंड यू गेट एंड में हाउ मच 100, बैलेंस कितना बच गया 100।
150 था ऑलरेडी क्लोजिंग में, प्लस 100 आया, उसमें से 150 गया, तो क्लोजिंग में कितने बच गए? 100। क्लोजिंग को क्या रेट लगाएंगे अभी? क्लोजिंग को क्या रेट लगाएंगे? ये वाला रेट लगाएंगे जो एंड में आ गया, 10.90। 10.90 लगा दो वो रेट, 10.90, दैट कम्स टू हाउ मच? 1090। ये यहाँ पर लिखने के लिए लिखा सिर्फ, ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर वैसा नहीं आएगा जैसा बुक में है। अगर आप करोगे 50 इंटू 10.2 तो आपका अलग से कुछ आंसर आएगा, और वहां पर जो बुक में आंसर आया है वो 515 आया है, ठीक है। तो ये है पूरा प्रेजेंटेशन। आई होप यहाँ पर इंपॉर्टेंट पोर्शन ये बीच वाला था, है ना। इनको ये जो प्राइजेस लगाए ना 10.5 एंड देन 10.65, इसको एक भी प्राइस, एक ही प्राइस लगा सकते थे ना। जो फर्स्ट को 10.5 यूज किया, नीचे वाले को भी 10.5 यूज कर सकते थे, बट मैंने आपको पूरा ये एक्सप्लेन करके बताया कि हमने ऐसा क्यों किया, कि हमने इन दो प्राइस को ही यूज किया, ठीक है। देखो फर्स्ट जो 200 इशू हुआ था ना, वो इसमें से इशू हो गया और उसके बाद इसमें से, है ना, 50 प्लस 150, तो यहाँ का हमारे पास कुछ क्लोजिंग बच गया, और यहाँ का तो 300 है ही, तो हमारे पास 350 अभी बच गया, है ना, 350। समझ में आती है बात? 350, यहाँ पे भी 350 बच गया। अभी जो नेक्स्ट 200 यूज होने वाला है, 200, वो किस में से यूज होने वाला है? दिस, इसलिए ये दोनों को यूज किया, एवरेज प्राइस को। ओके, आई होप दैट इज क्लियर। और एंड में, एंड का भी आपको समझा होगा, ये वाला, ठीक है, 10.90। ओके, एक बार आंसर मैं बता देती हूँ, उसके बाद आप लोग कॉपी कर सकते हो जो मैंने सॉल्व किया है यहाँ पर, ठीक है। अभी देखो ये लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, ये इतना इन्होंने परचेस किया, फिर ये देखो, है ना, 100, उसके बाद 300 क्वांटिटी हो गई, तो आई गेस 3040 डिवाइडेड बाय 300, 10.13। रिसीट्स इशू, रिसीट्स इशू, और द रिसीट्स इशू और क्लोजिंग बैलेंस 1090। ऐसा ही अपना भी आया है, देखो यहाँ पर भी उन्होंने उस तरीके का यूज किया है प्राइस। अब अगर डायरेक्टली यहां से देखा तो आपको नहीं समझेगा कि उन्होंने टू में तीनों को क्यों यूज किया, क्योंकि देखो तीनों भी लॉट का कोई भी माल हम लोग 200 में डाल सकते हैं, है ना, कहीं पर भी। अभी जो ये वाला है ना, ये 50 प्लस 200 प्लस 300, ये जो 550 है, ये 550 में से जो अभी 200 जाने वाला है 50 प्लस ये, तो मैं ऐसे समझ रही हूँ एवरेज में कि वो कोई भी लॉट में से कौन सा भी माल जा सकता है, इसीलिए मैं एक एवरेज प्राइस निकाल रही हूँ, ठीक है। बट थोड़ा सा फीफो का अगर फ्लेवर ऐड कर दो तो ऐसे समझ लो कि अब ये एग्जॉस्ट हो गया, है ना। अब जो हम लोग इश्यू करवाएंगे वो 200-300 में से रहेगा, 200 एंड 300, तो उसका प्राइस का हम लोग ऐसा वैल्यू करेंगे, 10.5 प्लस 10.8 डिवाइडेड बाई 2, तो उस तरीके से सॉल्व करेंगे तो यू वुड गेट दिस आंसर, और एंड में हमारा और उनका टैली हो गया आंसर, ठीक है, 1 2 3 4। ओके, देखो मैं एक बार आपको बताती हूँ किस तरीके से काम करेगा। आपको ना रेट वाइज नहीं जाना है, देखो वो ऐसे काम करेगा, फर्स्ट 100 आया, कहीं गया नहीं, तो पूरा हमारे पास क्लोजिंग में बचा है, प्राइस भी 10 है और 1000, है ना, हमने इशू नहीं करवाया। दूसरा 200 ऐड हो गया, 2040, तो मैं यहाँ पर लिख दूं, अभी मेरे पास कितना रहेगा, 100 प्लस जो 200 आया, सब मिला के मेरे पास क्लोजिंग में 300 बच गया। प्राइस मैं इसको लगा देती हूँ पूरा 3040, आप है ना डिवाइड करके निकाल लो वो बीच का अमाउंट, क्या रहेगा, 3040 डिवाइडेड बाय 300, कितना आ गया वो, 10.13। तो ये प्राइस वाला कॉलम आप यहाँ पे रहने दो, है ना, ये जो प्राइस वाला कॉलम है ये एंड में ही डाल दो, बस प्राइस वाला कॉलम एंड में डाल दो, ये प्राइस में बीच में अभी नहीं लिख रही हूँ, आई विल इरेज दिस अमाउंट्स, ठीक है। अभी बस टोटल टोटल लिख लो। अभी क्या करो, अपने पास क्लोजिंग में कितना बचा है, यहाँ पर देखो कितना है, 300, 3040, इशू कितने का करवा दिया, 2525, है ना, देखो यहाँ पर 250 गया, 300 हमारे पास क्लोजिंग में था, 250 गया, और प्राइस टोटल कितना था, 3040, उसमें से हमने कितने प्राइस का यूज कर लिया, 2525। अब बच गया कितना, फिर कर दो 3040 माइनस 2525, यू गेट हाउ मच, यू गेट 515, कर दो एक बार, आप भी ट्राई करो कैलकुलेटर पर, तो यू गेट हाउ मच, 515,
515 थोड़ा सा मैं इसको इधर शिफ्ट कर देती हूँ एंड आई कैन राइट डाउन स्टेप्स कैसे सॉल्व किया है उसको सो दैट आंसर है ना जब आप आंसर सॉल्व करो एग्जाम में तो यू आर नॉट स्टक देन वेट यहां पर मैं ऐसे लिख देती हूँ है ना 3040 माइनस 2525 इशू करवा दिया उतने का सिर्फ बीच का प्राइस अभी रहने दो ये मत लिखो अभी सिर्फ एंड में लिख देना ठीक है उसके बाद ठीक है उसके बाद हमारे पास 200 और आया यहां पर कितना बचा है बैलेंस अभी 50 250 तो इशू करवा दिया अभी 50 बचा है उसके बाद 200 आया मेरे पास कितना बच गया 50 प्लस 200 250 कर दो एडिशन 2100 प्लस 515 2100 प्लस 515 कितना आ गया 2615 लिख दो 2615 प्लस उसमें और 300 क्वांटिटी ऐड हो गया तो मेरे पास अभी कितना क्वांटिटी है 550 कर दो ऐड 2615 प्लस 3240 5855 5855 लिख दो ऐसा है ना सिमिलरली करते जाना है आपको ऐसे उसके बाद 550 में से मैंने 200 इशू करवा दिया मतलब मेरे पास अभी क्लोजिंग में कितना बचा है 350 और प्राइस कैसा निकालेंगे 5855 माइनस 2100 निकाल दो 3755 ऐसा आपको आंसर में देखो दिखने को मिलेगा सेम ऐसा ही सॉल्व किया है ना बस प्राइसेस निकालो और ऐसे इशू जितना किया माइनस इशू का प्राइस कहां से निकाल लिया वो वर्किंग नोट से एवरेज और मैंने बता दिया फ्लेवर आपको कैसा यूज करना है थोड़ा सा पीपो का फ्लेवर डाल के आंसर को सॉल्व करना पड़ेगा ठीक है दिस इज नॉट पीपो दिस इज सिंपल एवरेज ओनली बट यू हैव टू थोड़ा सा फ्लेवर मिक्स करना पड़ेगा ओके कर लो आप उस हिसाब से आई वेट इज इट डन देखो मैंने लिख लिया अब कुछ भी मत करो एड लेस करो एंड राइट डाउन द आंसर है ना कितना आ गया था हमारा 5855 उसमें से आपने 2100 माइनस कर दिया दैट केम टू हाउ मच 3755 वापस 3755 में से 2130 इज इशूड माइनस कर दो आपको मिल जाएगा 1625 है ना क्लोजिंग स्टॉक अब 250 प्लस 100 आपके पास कितना बचा है 250 क्वांटिटी वाइज और प्राइस वाइज 1625 प्लस 1100 यहां पर मैं ऐसे लिख दूं क्या आई राइट डाउन हियर है ना यहां पर मैं लिख देती हूँ 2615 सॉरी 515 प्लस 2100 फिर 2615 प्लस 3240 यहां पर तो कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं ना हजार है तो हजार ही है फिर भी लिख देती हूँ हजार है ना हजार प्लस 2040 लिख दे रही हूँ है ना सो दैट यू हैव हेल्प देन थोड़ा पता रहे आपको 5855 माइनस कितना इशू करवा दिया 2100 देन व्हाट 3755 माइनस 2130 ठीक है देन 1625 ऐड आपका रिसीट हुआ है अभी तो कितना रिसीट हुआ 1110 तो 2725 आंसर आ गया उसके बाद 2725 माइनस 1635 ठीक है 2725 माइनस 1635 1090 डू यू अंडरस्टैंड जो हम लोग ऐसा प्राइस नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर ठीक है इग्नोर द प्राइस यहाँ पर सिर्फ एंड में एक डिवाइड करके ये और ये सेम आ गया क्योंकि दैट इज ओनली द प्राइस अप्लाइड टू इशू एंड क्लोजिंग स्टॉक और ऊपर जो प्राइसेस आएंगे ना वो कुछ अलग आएंगे फिर डिवाइड करके करोगे तो यू विल नॉट अंडरस्टैंड कि आया कहाँ से वो साइड में कैलकुलेशन करके लिख दिया है कॉपी दिस डाउन ठीक है आई जूम द स्क्रीन
ओके, नाउ फर्स्ट उन्होंने पूछा था क्या, सिंपल एवरेज। सिंपल एवरेज हो चुका क्या? यस। नाउ नेक्स्ट दे आर आस्किंग अस वेटेड एवरेज मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। वेटेड एवरेज निकालना है, इट वुड बी इजी टू सॉल्व। ठीक है, चलो करते हैं साथ साथ में, लेट्स डू इट। वेटेड एवरेज मेथड बना लो, सेम जो भी हमने अभी फॉर्मेट बनाया था, सेम फॉर्मेट यू हैव टू मेक। व्हाट डेट है ना, क्वांटिटी, रेट rupees wise, and then amount rupees. Then again you have quantity, rate, amount, and then what, again quantity, rate, amount. ठीक है, shall we solve? यहाँ पर रेट यू कैन यूज। ठीक है, जो क्लोजिंग में हमने ऊपर रेट कॉलम छोड़ दिया था ना, ऐसे यू कैन यूज हियर। सो कम ऑन सॉल्व करो, सॉल्व करते चलो। वेटेड एवरेज कुछ समझ में आता है क्या? देखो, 1 मार्च कितना क्वांटिटी आया, 100। कितने का है, 10, 1000। नेक्स्ट कितना आया, 200, 10.2, कितना आ जाएगा, 2040। अब वो क्या बोलते हैं, इशू करवाया। ये कितने तारीख को आया, 2 मार्च। नेक्स्ट इशू करवाया है कितने को, 5 मार्च को। कितना इशू करवाया है, 250। अब इस 250 को रेट क्या लगाए, तो रेट कौन सा लगाते हैं हम, ना तेरा ना मेरा, कौन सा लगाते हैं, टोटल कर देते हैं। मतलब व्हाट, 1000 प्लस 2030 और 2040 डिवाइडेड बाय 300। तो मैं यहाँ पर इस क्वांटिटी में ऐसे लिख दूं क्या, क्लोजिंग यहाँ पर कितने थे, 100, क्लोजिंग में 100 बचे, 10, 1000, फिर से आने के बाद 200 ऐड कर देंगे तो 300, टोटल कितना बन गया, 3040 है ना। 1000 प्लस 2040 ऐड करके लिख दिया मैंने 3040। अब कर दो डिवाइड, 3040 डिवाइडेड बाय 300 कितना आ गया, 3040 डिवाइडेड बाय 300 यू गेट 10.13333 समथिंग लाइक दैट, ऐसा लूप में 13333 आ गया। अभी वही प्राइस को इंटू 250 कर दो, इंटू 250। तो मैं यहां पर ऐसा लिख दूं, यहां पर आ गया कितना, 2533। और प्राइस भी हमने कौन सा यूज किया, 10.13, जो अभी आया ना, वेटेड एवरेज करके निकाला, टोटल प्राइस डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। ओके, अब क्लोजिंग में कितना बच गया फिर हमारे पास, सेम प्राइस का बचा होगा। मतलब देखो, मेरे पास 300 क्वांटिटी था, कितने प्राइस का, 10.13, उसमें से 250 मैंने इशू करवा दिया और मेरे पास क्लोजिंग कितना बच गया, 50। कौन से रेट का बचेगा, यही रेट का बचेगा क्लोजिंग। तो कर दो 50 इंटू 10.13, 50 इंटू 10.13 ना, 506.5। तो मैं इसको राउंड फिगर 507 लिख देती हूँ। तो यहाँ पर रेट वाला कॉलम आपको यूज में आएगा, सिंपल एवरेज में नहीं आया। सिंपल एवरेज में तो हमने क्या किया, पहले है ना, इशू वाले में ही हमने वो वर्किंग नोट बना के रेट अप्लाई कर दिए, और क्लोजिंग में कैसे निकाला, जितना आया उसका प्राइस माइनस जितना इशू करवा रहे हो उसका प्राइस। ठीक है, ऐसे वाइज उसको सॉल्व किया हमने। अभी यहाँ पर हम लोगों को प्राइस काम में आएगा, क्योंकि देखो एक्सप्लेनेशन वाला भी याद करो, मैंने क्या बोला था, वेटेड एवरेजेस मेरे पास जितनी क्वांटिटी है और जितना टोटल प्राइस है उसको मैं डिवाइड कर देती हूँ। वैसा ही किया मैंने यहाँ पर, फर्स्ट 100, क्लोजिंग में भी 100, फिर 200 आया, क्लोजिंग मेरे पास कितना बचा हुआ है, 300, कितने प्राइस का, 10.13। कैसे निकाला वो, 1000 प्लस 2040, टोटल मेरे पास कितना है, 3040, वैल्यू वाइज क्वांटिटी वाइज 300। तो निकाल दो एक रेट, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज व्हाट, वेटेड एवरेज रेट। और वेटेड एवरेज में मैंने ऐसे आपको बोला था, अगर 300 है 10.13 का, तो इसमें से 2 पार्ट कर दो, एक तो आप इशू करवाओगे, एक तो आपके पास क्लोजिंग बचेगा, दोनों को ही रेट हम सेम लगाएंगे। समझ में आती है बात? डिड आई टेल यू ये वाली बात जब हम लोग वेटेड एवरेज पढ़ रहे थे? यस मैम, हमको याद है, लिखो फिर। ठीक है, अब करो भला आगे का सॉल्व करो, मैं भी करती हूँ सॉल्व। कैसे करेंगे, 10.5 से आया, ये इंफॉर्मेशन तो बाय डिफॉल्ट सेम रहेगा, ये चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, तो आप लोग ना क्या कर सकते हो, अगर आपको फॉर्मेट बना के रखना है तो लिख दो 1 मार्च, 2 मार्च,
देन इशू 5 मार्च 7 मार्च जो भी, एटलीस्ट क्वांटिटी और जो परचेस किया है उसका तो क्वांटिटी रेट और अमाउंट सेम ही रहेगा जो गिवन है। ठीक है, तो ऐसा पूरा जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो पहले लिख लेना। तो मैं ऐसे लिख लू क्या, 10 मार्च गिवन इंफॉर्मेशन क्या है 300 यूनिट्स 10.8 और कितना बच गया 3240। ठीक है, फिर कुछ तो इशू करवाया, उतना तो मैं लिख ही सकती हूँ यहाँ पर। इशू कितना करवाया फिर उन्होंने 200। अगेन उन्होंने 18 मार्च को 200 इशू करवाया। हमको प्राइस नहीं पता बट लिख तो सकते हैं ना ये इंफॉर्मेशन जो गिवन है ऑलरेडी। फिर 20 मार्च को हमारे पास फिर से रिसीट हुआ 100 का 11 रुपीज के हिसाब से 1100, ये तो गिवन है पूरा लिख लो। उसके बाद ऑन 25 मार्च हमने इशू करवाया कितने का 150 का, प्राइस नहीं पता, इतना तो पूरा गिवन इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अब देखो अब कैसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट 50 हमारे पास क्लोजिंग में बचा हुआ है, देखो 250 इशू करवाने के बाद 50 क्लोजिंग में बचा है। नेक्स्ट दो बार हमारे पास रिसीट आ गया 200 है ना, प्लस उसका अमाउंट भी पता है और 300 और उसका अमाउंट भी पता है। ठीक है, तो एक बार ऐसे ऐड कर दो, यहां पर कितना आ जाएगा 250, प्राइस भी ऐड कर दो 507 प्लस 2100 कितना आ गया 2607। फिर वापिस से ऐड कर दो 300 और अमाउंट भी ऐड कर दो 2607 प्लस 3240 कितना आ गया 3240। अब प्राइस निकालो, जब तक है ना इशू अब कब करवा रहे हैं ना तब का हमको निकालना है। इशू अब हम लोग ये वाले स्टेज पर कर रहे हैं जहां पर हमारे पास अभी 300 क्वांटिटी है और इतना प्राइस है। तो एक बार रिवर्स कैलकुलेट करके अमाउंट निकाल दो, कितना आएगा 550। कितना आ गया रेट 10.63, ये रेट आ गया वेटेड एवरेज के हिसाब से। ऊपर में कितना आ जाएगा 2607 डिवाइडेड बाय 250 10.42। फिर हमने ऐड कर लिया तो कोई मतलब नहीं है 10.42 निकाल के, वो रेट कहीं अप्लाई नहीं कर सकते। तो पूरे का निकाल लो पहले 550 यूनिट्स और टोटल 5847। इसमें क्या क्या ऐड कर दिया, ये देखो सब ऐड कर दिया 507 प्लस 2100 प्लस 3240, इतना सब कुछ ऐड करके आ गया 5847। टोटल प्राइस टोटल क्वांटिटी कर दो। अब हमको निकालना है ना इशू करवाना है, तो कौन सा प्राइस से इशू करवाएंगे, दोनों को ही ये प्राइस लगाएंगे क्या 10.63 10.63 सेम ही आएगा। अगर नहीं भी निकालोगे कॉपी से भी निकालना है तो देख लो एक बार करके 350 है ना 10.63 कितना है निकाल लो यहाँ पे 3721। अब बच गया कितना 200 माइनस होने के बाद 150 10.63 कितना आ गया 1595। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्वांटिटी आया है, अब इशू नहीं, अब आया है 150 ऑलरेडी है और प्राइस कितना चल रहा है अभी 1595 टोटल में। तो यहां पर मैं लिख दूं 250 150 प्लस अभी जो 100 आया क्लोजिंग में 250 बचा है और टोटल अमाउंट 1595 प्लस 1100 तो कितना आ गया 2695। कर लो वेटेड एवरेज से 2695 डिवाइडेड बाय 250 695 डिवाइडेड बाय 250 10.78 10.78 वेटेड एवरेज से आ गया। अब इशू करवाना है हमको, लगा दो वही प्राइस 10.78। यहां पर भी लिख दो अमाउंट्स 2126 2126 और लास्ट में 1617। ये थोड़ा इजी है निकालने के लिए। ठीक है, और अभी 150 तो इशू हो गया ना, 250 था 150 इशू हो गया, अब बचा कितना स्टॉक में 100। कौन सा लगाएंगे मैम, वही 10.78
जब तक कोई नया क्वांटिटी आता नहीं है ना, जब तक कुछ नया चेंज नहीं होता है तो सेम प्राइस चलता रहेगा। कितना है 1078, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू 1078। वेटेड एवरेज इज मोर सिंपलर देन सिंपल एवरेज। ठीक है, उससे ज्यादा इजी है ये। समझ में आती है बात कैसे निकाला इसको हमने? यहां पर फिर से साइड में आप लिख सकते हो ऐसा, है ना, 1000 प्लस 2040, फिर क्या 3040 माइनस 2533। डायरेक्ट टोटल अमाउंट बना लो, आपको पर यूनिट का कॉलम नहीं भी बनाना है तो छोड़ दो, बट पर यूनिट का कॉलम बनाना इज मोर बेटर, क्योंकि आपको डायरेक्टली अब देखो यहाँ पे कितना आ गया 10.63, वही रेट आपने यहाँ भी लगाया, यहाँ भी लगाया। यहाँ पर कितना है 10.13, वही रेट आपने यहाँ पर लगाया। ठीक है, फिर यहाँ पर कितना आ गया 10.78, वही रेट हमने यहाँ पर लगाया। ठीक है, तो बनाना टोटल वाला जो कॉलम है और उसका जो रेट है वो बनाना इज मोर इजी। ठीक है, तो 1000 यहाँ पर आ गया 3040। जहां पर इशू करवा रहे हैं ना वहां पर हम लोगों को हिसाब लगाना है कि कितना प्राइस है, कितना क्वांटिटी है, कर दो ना। इंपॉर्टेंटली आपको यहाँ कैलकुलेट करना जरूरी है, यहाँ कैलकुलेट करना जरूरी है और यहाँ कैलकुलेट करना जरूरी है, क्योंकि उसके बाद इशू हो रहा है ना। इस वाले कैलकुलेशन के बाद यहाँ पर देखो इशू हो रहा है, तो इट्स मोर इंपॉर्टेंट कि आप वहां पर हिसाब लगाओ। फिर नीचे आप यहां पर लिख सकते हो क्या, यू कैन राइट डाउन हियर 507 प्लस कितना, कितने का आया 2100, है ना। पूरा ले लो यहां पर, फिर 2607 प्लस कितने का आया 3240, फिर 5847 माइनस 2126, अगेन 3721 माइनस 2126, फिर 1595 ऐड कितना आया 1100 का। मैम प्लस माइनस क्यों कर रहे हैं, तो देखो कहीं पर रिसीट हुआ है, कहीं पर इशू हुआ है, तो जहां पर रिसीट हुआ तो ऐड कर दिया, और है ना। ठीक है, तो जहां पर रिसीट हुआ है वहां पर हम लोगों ने ऐड किया है, और जहां पर से हम लोग इशू करवा रहे हैं जो भी ऑरेंज पेन में लिखा है तो उसको क्या करना है फिर माइनस। फॉर एग्जाम्पल अब अगर आप देखोगे तो 250 है ना यूनिट्स जो है वो 2695, वो क्या कब आया है, वो ऐड करने के बाद 150 क्लोजिंग था, फिर हम लोगों ने 100 ऐड किया, दैट बिकम्स 250, और वैल्यू में भी देखो एडिशन किया है। कैसे मैम, कैसे बताओ, 1595 दिख रहा है आपको, ये 1595, ये 1595 एड 1100, दैट कम्स टू 2695। उसको मैंने देखो यहां पर भी लिखा हुआ है, सो दैट इजी फॉर यू टू रेफर। ठीक है, और उसके बाद फिर उन्होंने देखो नीचे 150 को इश्यू किया है, तो ये 250 जो हमारा आया है, और यहाँ पर हम लोगों ने बोला कि जहां जहां पर भी इश्यू करवाएंगे उसके पहले हम लोग एक रेट निकाल लेंगे। कौन सा रेट, ये वाला, सो दैट हमको इशू करवा रहे हैं तो उस क्वांटिटी का रेट चाहिए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो निकाल लो फिर 250 है ना, 2695 डिवाइडेड बाय 250, दैट कम्स टू 10.78। उस रेट को हम कहाँ लगाएंगे, इशू वाले क्वांटिटी को, कौन से क्वांटिटी को 150, एंड देन जो बचा हुआ क्वांटिटी है उसको भी कौन सा रेट लगाएंगे 10.78। सिमिलरली जैसा हमने वेटेड एवरेज के टाइम पर बात की थी, कितना टोटल है, इशू को भी वही रेट लगाएंगे और क्लोजिंग में जो बचा है उसको भी वही रेट लगाएंगे। ठीक है, ओके, आपको कॉपी करना है, एक बार कॉपी कर लो। और इन लोगों ने जो आंसर में बोला है ना, मैंने बताया है आपको, ये है ना ऑल दिस स्टेप्स, ये दिस वन, ये इन्होंने अलग से नोट बनाया, देखो। ठीक है, अलग से नोट बनाया है, हम लोगों ने डायरेक्टली वहां पर रेट का एक कॉलम ऐड करके अपने आप सॉल्व कर लिया है। ये आपको दिखता है यहाँ पर, ये ना क्वांटिटी एंड वैल्यू, बस दो ही कॉलम बनाए हैं यहाँ पर, तो आप एक कॉलम इंसर्ट कर सकते हो यहाँ पर रेट का, सो दैट वर्किंग नोट अलग से बनाने का काम नहीं रहे, डायरेक्टली वहीं पर बन जाए आपका जो भी रेट हमारे ये आ रहे हैं ना रेट, ये दिस वन, दिस एंड दिस, तो ये रेट हमारे यहीं पर बनते चलेंगे। ठीक है, रेट का कॉलम अगर वहां डाल देंगे तो आई होप दैट इज क्लियर। आपको एक बार कॉपी करना है तो कर लो, यहां से समझ में आ रहा है तो प्रेजेंट दिस वे, नो प्रॉब्लम, बट देन अगर ये समझ में आता है तो यस मैम ये समझ में आता है, क्योंकि बाजू में मैंने देखो एडलेस करके अमाउंट्स भी लिख दिए हैं। ठीक है, तो आई जूम द स्क्रीन वंस, एक बार आप देख लो।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट किया, क्या सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज। अब करेंगे क्या सॉल्व, फीफो लीफो। ठीक है, अभी ये इजी है। चलो एक बार क्वेश्चन देख लो यहाँ पर कैसे टाइप का दिया है। देखो क्या दिया है, परचेस्ड, इशूड, पहले ओपनिंग भी दिया है कुछ, ओपनिंग, फिर देखो सेकंड को परचेज, सिक्स को इशूड, 10th को फिर से परचेज इशूड, फिर उसके बाद परचेज इशूड, परचेज इशूड, इशूड परचेज इशूड परचेज, उसके बाद हमारे पास कुछ ना कुछ क्लोजिंग स्टॉक बचे गए। ठीक है मैम, कैसे सॉल्व करना है इसको, फर्स्ट हम लोग करेंगे फीफो मेथड, विल बी फर्स्ट यूजिंग फीफो मेथड। फीफो मेथड क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब देखो अपने पास ओपनिंग 400 बचा है, हमने परचेस किया 100 का, अब जो ये इशू हो रहा है 400 यूनिट्स, ये फर्स्ट कहां से इशू होगा, ओपनिंग स्टॉक से, तो पहले ये एग्जॉस्ट होगा। हमारे पास अभी क्लोजिंग में कितना बच गया, फिर 100 यूनिट जो अभी नए परचेस किए हैं। उसके बाद हमने फिर से परचेस कर लिया 600 यूनिट्स, ठीक है, उसके बाद इश्यू कर लिया। तो अब पहले ये एग्जॉस्ट करेंगे, उसके बाद इसमें से एग्जॉस्ट करेंगे। ठीक है, लिख के सॉल्व करेंगे इसको। ओके, लिखते हैं, चलो क्या लिखूं मैं यहाँ पर, स्टोर्स लेजर, स्टोर्स लेजर अकाउंट, है ना, अंडर बेस स्टॉक थ्रू फीफो मेथड, ऐसे लिख दूं मैं, यस, सेम पेन सेम कलर यूज करूंगी, है ना, रिसीट्स, इशू एंड क्लोजिंग स्टॉक को। तो पहले जो इंफॉर्मेशन गिवन है ना सब लिख देती हूं मैं। कैसे मैम, देखो डेट, डेट उसके बाद क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। ठीक है, ये तो पूरा गिवन रहेगा, दिस कॉलम ऑल इंफॉर्मेशन इज गिवन, जो रिसीट्स का इंफॉर्मेशन है। ठीक है, उसके लिए तो आपको दिमाग ही नहीं लगाना है, जो दिया है बस लिख लो। नेक्स्ट क्वांटिटी, जो ऑरेंज पेन से लिख रही हूं दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ का रेट हमको और अमाउंट बराबर से निकालना जरूरी है। ठीक है, इसी ऑरेंज पेन में जो लिखूंगी उसको वर्किंग नोट्स लगती है। ठीक है, एंड देन लास्ट में ब्लू पेन से आई राइट डाउन आपका क्लोजिंग स्टॉक। डू यू गेट दिस, क्लोजिंग स्टॉक। ओके, चलो डेट वाइज लिखते हैं, आप भी लिखना शुरू करो डेट वाइज। ठीक है, पहले तो क्या है मेरे पास, ओपनिंग स्टॉक 1/4/2015, मेरे पास कुछ तो ओपनिंग स्टॉक है, हाउ मच इज दैट, 400, रेट कितना है 50, लगा दो टोटल करके कितना आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं वो, बेस यूजिंग 100 यूनिट्स, बेस मतलब इतना, हमने ऊपर देखो थ्योरी में पढ़ा था, बेस स्टॉक मतलब क्या होता है कि मिनिमम इतना एज अ रिजर्व स्टॉक को मेंटेन करना जरूरी है, बराबर। ये हमने बात की थी ऊपर जब हमने वो रिजर्व स्टॉक बोला था ना, मिनिमम बेस स्टॉक, याद करो एक बार, थ्योरी में ऊपर अभी अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में। ठीक है, तो देखो जब ऐसा सेंटेंसेस कुछ पढ़ लेते हो ऐसे क्वेश्चन में वो काम में आता है। कैसे मैम, देखो कैसा अलग क्वेश्चन कैसा है, देखो ये 1/5/2015, हम लोग क्या बोल रहे हैं, 100 हमको हमेशा मेंटेन करना है। भले ही ओपनिंग स्टॉक में हमने क्या पढ़ा 400 यूनिट्स है, तो उसको हम 2 बार ऐसा लिखेंगे, क्वांटिटी व्हाट है ना, 100 तो हमेशा मेंटेन करना है, तो मैं ऐसे लिख दू 5000 और 350 15,000 इंस्टेड ऑफ जस्ट राइटिंग 400, है ना, 50 एंड देन 20,000, मैं अलग अलग बार लिख रही हूं क्योंकि मुझे मेंटेन करना है बेस स्टॉक। क्या, बेस स्टॉक, तो 100 तो मेरा हमेशा बेस स्टॉक रहने वाला है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली मैं इसको सॉल्व करने वाली हूँ। नेक्स्ट व्हाट दे से, उनके पास रिसीट्स आया, रिसीट्स कब आया है, कितने तारीख को आया है, फर्स्ट इशू, है ना, फर्स्ट रिसीट कितने तारीख को आया, 2/4/2015, कितना क्वांटिटी 100, रेट इज हाउ मच 55, और कितना आ गया मेरा फिर 5500। अब मैं जो क्लोजिंग क्वांटिटी है मेरी वो तीनों बार मैं यहां पर लिख दूं, है ना। अब ये ऊपर वाला तो ठीक है, ये यहां पर फर्स्ट खत्म हो गया, मैं ऐसे करते चलती हूँ ना, आई डू वन थिंग, ये पहले का कोटा खत्म। दूसरा मेरे पास क्या क्या है, 100,
300, ये तो पहले का बचा हुआ है स्टॉक में, इतने का और इतने का। मैम ऐसे अलग अलग क्यों लिख रहे हो? देखो अभी हम फीफो मेथड यूज कर रहे हैं, अभी तक हमने एक भी इशू नहीं करवाया है, अभी तो जस्ट शुरू हुआ है प्रॉब्लम, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए पूरा अलग अलग से लिखेंगे। 100, ये 100 आया, कितने का है? 55, कितना? 5500 हो गया। इसके बाद मैं इसको खत्म कर दूंगी यहां पर, ठीक है। अब इसके बाद क्या होने वाला है हमारा? इशू, इशू होने वाला है। मैं थोड़ा पेन का कलर अलग यूज करती हूँ, ठीक है। यहां पर आई राइट डाउन इशू, कितने तारीख को करवाया है इशू? 6/4/2015। कितना क्वांटिटी इशू करवाया है? 400। इट्स बेटर दैट आई राइट विथ ऑरेंज पेन। ओके, कितना क्वांटिटी है? इशूड 400। कौन सा यूज करेंगे पहले बताओ? 400 में पहला वाला कौन सा यूज करेंगे? 100 तो हमको बेस मेंटेन करना है, तो इस 100 को तो हम हाथ भी नहीं लगाएंगे, ठीक है। जो भी यूज करना है ना वो बचे हुए क्वांटिटी से यूज करेंगे। 100 हमको बेस मेंटेन करना है मिनिमम। अब जो यूज करेंगे ना पहले इन 300 में से यूज कर लेंगे। रिक्वायरमेंट तो 400 का है, तो पहले कर लेंगे यूज 300 में से। तो ऐसे गम्मत गम्मत में यहां पर ऐसे लिखती हूँ, ठीक है ना। मुझे कितना इशू करवाना है? 400, ऐसा थोड़ा सर्कल में लिखती हूँ सो दैट मुझे पता चले मैं कितना क्वांटिटी यूज कर रही हूँ और कितना बैलेंसिंग यूज करना है। तो 300, रेट क्या है? 50। कितना आ गया फिर? 15,000। यस। उसके बाद और 400 का रिक्वायरमेंट है इशू के लिए, तो और मुझे 100 इशू करवाना पड़ेगा। वो कहां से करवाऊंगी? यहां से। प्राइस क्या है उसका? 55। कितना है? 5500। करेक्ट। लिख दूं मैं यहां पर 5500। मेरे पास यहां पर अभी कुछ क्लोजिंग बचा है क्या? यस मैम, क्लोजिंग तो मिनिमम हमको 100 बेस मेंटेन करना ही है। तो मेरा 300 खत्म हो गया, 100 भी यहाँ का खत्म हो गया। सी, ये दोनों यूज कर लिया मैंने, 300 100 कर लिया ना। यस। और मुझे 100 तो मेंटेन करना ही है, वो तो मैं यूज करने ही नहीं वाली हूँ। 100 हमेशा मेरे स्टॉक में एज अ रिजर्व मेंटेन रहेगा। तो 155,000 खत्म। इसको मैं अभी अंडरलाइन करवा देती हूँ। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या होगा? परचेस। अगेन परचेजेस। ओके, क्या है परचेजेस नाउ? 10/4/2015। कितना है परचेजेस? 600। कितने का है? 55। यस, तो कर दो 600 इंटू 55, 33,000, ठीक है। 33,000। क्लोजिंग में अभी कितना बच जाएगा मेरे पास? 100 तो है ही, ये ऊपर वाला 100 जो क्लोजिंग में बचा था लास्ट डेट पे वो, प्लस अभी जो 600 आया वो, है ना। ये क्लोजिंग्स में बचा है अभी मेरे पास। अभी इसमें से मैं इशू करवाऊंगी। कर दो, ये खत्म, ठीक है। नेक्स्ट 10/4/10 नहीं, अब क्या होगा? 10 के बाद क्या है अभी? इशू है, कितना है? 13/4/2015। बहुत ध्यान से सॉल्व कर रही हूं मैं, ठीक है, इसलिए थोड़ा धीरे लिख रही हूँ। देखो मैंने अभी ये कहाँ लिख दिया? इशू में लिख दिया मैम आपने 600। ये होना चाहिए कहाँ पर? रिसीट में। देखो एकदम ध्यान से सॉल्व करना है आपको भी, ठीक है, इसलिए अलग अलग पेन यूज कर रही हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड दिस वेल। धीरे सॉल्व करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब इतनी सारी इंफॉर्मेशन हो तो धीरे धीरे सॉल्व करना इज बेटर। 13/4/2015, यहाँ पर क्या किया है उन्होंने? इशू करवाया है। कितने का इशू करवाया है? 400 यूनिट्स। कौन सा, कहां से यूज करेंगे? 100 तो देखो मुझे बेस यूज करना है, यहां से तो बिल्कुल नहीं करूंगी। जो भी करना यूज करना है वो 600 यूनिट्स में से होगा। तो मैं यहां पर लिख दूं कितना यूनिट से? अभी 400 इशू करवाना है। प्राइस क्या रहेगा? यहां से इशू करवा रही हूँ, प्राइस कितना रहेगा? 55। लिख दो 55 प्लस अमाउंट, 55 इंटू 400 दैट इज 22,000। क्लोजिंग में क्या क्या बचा है? 100 तो है ही,
बेस मेंटेन करना है मुझे 100 यूनिट्स का। देखो थियोरी ऐसे काम में आ रही है यहाँ पर, आई होप अभी ज्यादा क्लियर होता रहेगा ये, है ना। इररिस्पेक्टिव अभी हम लोग कितना इश्यू कर रहे हैं, कितना रिसीट हो रहा है, देखो उतना हम लोग एज अ रिजर्व मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 400 मैंने यूज कर लिया 600 में का, 600 था ऊपर 55 रुपीज का, उसमें से 400 यूज कर लिया, कितना क्लोजिंग में बचा मेरे पास अभी 200। रेट क्या लगाऊंगी 55, बता दो प्राइस कितना आएगा 55 इंटू 200, 11,000। ठीक है, खत्म हो गई स्टोरी यहाँ की। यस, ओके। अब डेट, नेक्स्ट डेट क्या रहेगी 24/2015, 13 के बाद हमने क्या किया है अभी, रिसीट कितने का आया है हमको, रिसीट 500। दिमाग ही नहीं लगाना, सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, फटाफट लिख दो 32,500। अब क्लोजिंग, हमेशा ये क्लोजिंग का हमको मेंटेन करना ही है, 100 तो पहले से था, 55,000 बेस, 200 ऊपर से आया 11,000, और नया अभी कितने का है 500 यूनिट्स, 65, 32,500। ठीक है, खत्म स्टोरी, कर दो अंडरलाइन। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट वो लोग क्या बोलते हैं, अब क्या है 500 रिसीट हो गया। अब मुझे क्या करवाना है, इशू, इशू करवाना है मुझे। कितने तारीख को, 25/4/2015। कितने का इशू करवा रही हूं मैं, 200 यूनिट्स, सॉरी कितने का इशू करवा रही हूँ 200 यूनिट्स। कौन सा यूज करूंगी, है ना, 100 तो यूज करना ही नहीं है, दैट इज बेस स्टॉक। नेक्स्ट 200 का यूज कर लूंगी, कितना प्राइस है उसका 55, कर लो यूज पूरा 11,000, है ना। उसके बाद वापस क्या बोला है, 400 का इशू करवाना है, 500 परचेस्ड, 600 इशू करवाना है हमको, है ना। देखो 25, 600 यूनिट्स उन्होंने बोला इशू करवाना है, तो हमारे पास देखो कैसा इशू करवा, 100 में से तो करवा नहीं सकते, पहले फर्स्ट 200 यूज कर लिए, कितने का 55 का, मैं यहाँ पर ऐसे छोटे में लिख देती हूँ, कितना 600 यूनिट्स। ठीक है, 200 यूज कर लिया, बचा हुआ 400, नीचे वाले में से यूज करने पड़ेगा ये 65 एंड 500, तो लगा दो प्राइस कितना आएगा 26,000। अब हमारे पास क्लोजिंग कितना बच गया बता दो, 100 तो हमेशा रहने ही वाला है, 50 वाला 5,000, 200 में का पूरा एग्जॉस्ट हो गया, 500 में का 400 मैंने यूज कर लिया, अब मेरे पास कितना बचा है उसमें से 100, कितने का 65, लिख दो 6500। समझ में आती है बात, ठीक है क्या। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कर रहे हैं वो 25 के बाद, और 25 को इशू करवा लिया, 10th मई को वो लोग परचेस कर रहे हैं, अभी क्वांटिटी को करवा दो आप भी परचेस, 10th मई 2015। कितना परचेस करवा रहे हैं, 800 क्वांटिटी परचेस करवा रहे हैं, 800, प्राइस कितना है 70। धीरे सॉल्व करो, एकदम धीरे सॉल्व करोगे चलेगा, 56,000। देखो मैं भी स्लोली सॉल्व कर रही हूँ ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। ओके, अब क्लोजिंग स्टॉक 100 हमेशा बेस मेंटेन करना है, 155,000, ऊपर का कितना था 165, 6500, और अभी जो नया आ गया वो 870, 56,000। ठीक है, खत्म स्टोरी, क्लोज कर दो अकाउंट यहाँ का, है ना, टाइम में नहीं आया, दिस वे। ठीक है, फिर 10th के बाद में क्या हो रहा है, हम लोग इशू करवा रहे हैं 12th को, ठीक है, 12th मई 2015। कितना क्वांटिटी इशू करवा रहे हैं बता दो जरा, 10th में 12th को इशूड 500 यूनिट्स, यहां पर लिखूं मैं
500 कौन सा यूनिट्स जाएगा? देखो यहां से तो नहीं जाएगा, ये 100 तो नहीं यूज करेंगे, तो पहले 100 होंगे, तो मैं ये 500 को पहले ऐसा छोटा लिखती हूँ, 500 ऐसा सर्कल में। 100 यूनिट्स कितने के हैं? 65, 6500। फीफो यूज कर रहे हैं ना, तो ऊपर से आएंगे, 100 यूज नहीं कर सकते, 165 वाला यूज कर लेंगे। बचा और कितना यूज करना है? 400, वो यहां से यूज करेंगे 800 वाले में से। कितना? 70। कितना आ जाएगा? 400 इंटू 70 कर दो, 28,000। और भी देखो बैक टू बैक 12th के बाद उन्होंने बोला है 13th को फिर से इशू हुआ है ना? 13th को फिर से इशू हुआ है, तो उसी ब्लॉक में मैं लिख सकती हूँ क्या? है ना, एक साथ हम लोग फिर निकाल देंगे। 13th मई 2015 कितना इशू हुआ है? 200 यूनिट्स। वो कहां से करेंगे? 800 में से ही करेंगे। देखो 100 यूज नहीं करने वाले, दूसरा 100 जो है ये वाला वो यूज कर चुके, और जो 800 है उसमें से 400 ऑलरेडी ऊपर वाले में यूज कर लिया, अभी और 200 करेंगे। तो कितना प्राइस लगा दो? 70, 14,000। क्लोजिंग में कितना बच गया बता दो? क्लोजिंग में मैं यहां पर लिखती हूं 150 वाला बच गया 5,000। फिर यहां पर 100 खत्म हो गया, 800 में से 400 और 200 चले गए, कितना बच गया फिर? 200, 200 बच गया। देखो तो एक बार, 13, 5, 200 बच गया यहां से, कितने का? 70 रुपए का। कितना? 14,000। 800 में से 400 प्लस 200 गए, दैट इज 600, तो बचा कितना? 200। ऊपर लिखना है तो यहां पर भी लिख दो 150, ये तो बाय डिफॉल्ट रहेगा ही। 100 हम यूज कर चुके, 400 यहां का गया, यहां का 400 बचा। 28,000 कर सकते हैं ऐसा हम लोग, ऐसा कर दो। उसके बाद देखो 400 है ना, जो 400 ऊपर है उसमें से और 200 यूज कर लिया, 200 बच गया। अलग अलग सॉल्व करो वही बेटर है ना इसमें, इट्स ऑलवेज बेटर टू सॉल्व सेपरेटली। 13th हो गया, अभी 15th को क्या है? 15th मई 2015 रिसीट है, कितने का है? कितने का है 15th को? 500 यूनिट्स, 75 गिवन है, 37,500। क्लोजिंग में कितना बच जाएगा? 100 तो बाय डिफॉल्ट, 55,000 बेस स्टॉक। ऊपर का 200 भी ले आओ नीचे, और अभी का कितना है? 500, 75, 37,500। इज दिस ओके विथ यू? यस मैम। ओके, नेक्स्ट क्या कर रहे हैं वो? नाउ जून में जा रहे हैं, जून में इशू करवा रहे हैं, 12th जून 2015। कितना यूनिट्स? 400 यूनिट्स ऐसे लिख दो, है ना, सर्कल में। 100 में से तो कराएंगे नहीं, फर्स्ट 200 ले लो, 270, 14,000 पूरा एग्जॉस्ट हो गया। अब बचा हुआ 200 नीचे के लॉट में से रहेगा, इसमें से 200 रेट क्या लगा देंगे? 75। कितना? 200 इंटू 75, 15,000। क्लोजिंग बता दो, क्लोजिंग कितना रहेगा? 100 बेस मेंटेन कर रहे हैं, हमेशा मेंटेन रहेगा। फिर उसके बाद 200 तो पूरा यूज हो गया है ना, देख लो ऊपर से 3 लाइंस है ना ऊपर, 100, 200, 500, उसमें से 100 तो हम लोग बेस मेंटेन कर रहे हैं, 200 हमने देखो यूज कर लिया अभी 400 इशू करवाने में। नीचे जो 500 बचा है उसमें से बचा होगा कितना? 500 स्टॉक था ओपनिंग, उसमें से 200 यूज कर चुके हम, बचा कितना? 300। प्राइस कितना लगा दूं? 75। कितना आ जाएगा टोटल? 22,500। 22,500। स्टोरी खत्म, अंडरलाइन।
आपको भी ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व इट दिस वे ओनली, बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, आराम से सॉल्व कर पाओगे, कोई टेंशन नहीं लेना है ना। उसके बाद 12/6 इशू करवा लिया। अब 15th को हमारे पास क्या हुआ है, 15/6/2015 रिसीट ऑफ 300 यूनिट्स, ठीक है। रिसीट्स ऑफ 300 यूनिट्स कितने का, 80 रुपीज कर दो, 24,000। क्लोजिंग में कैसे लिखूंगी मैं, 100 बेस जो था 50, 5,000। नेक्स्ट 300, 75, 22, 500 एंड देन अभी जो 300 है वो 300, 80, 24,000। तो अल्टीमेटली जो मेरा लास्ट आंसर है ना, वो मेरा क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। डू यू गेट दिस? लास्ट में जो बचा वो क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। अच्छे से अंडरलाइन कर देती हूँ, ठीक है। तो सारा जो आंसर रहेगा वो यहां पर छुपा रहेगा, दिस ब्लॉक, है ना। 100 तो हमेशा मेंटेन कर रहे हैं, ऊपर से तो 300 बचा, वो भी अभी बच गया है, इशू हुआ नहीं है कुछ, और अभी भी हम लोगों ने ऑर्डर करके रख दिया 300 का। तो ये लॉट हमारे गोडाउन में अभी पड़ा है, कौन से महीने का, जून में, ठीक है। जून में इतना पड़ा है। ओके, एक बार आंसर में टैली करना है, देख लेंगे आंसर में, उसके बाद मैं टाइम दूंगी आपको कॉपी करवाने के लिए, हम लोग कॉपी करेंगे। उसके बाद एक बार लीफो भी सॉल्व कर लेंगे, लीफो सॉल्व करने के बाद बाकी ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा तो वो आपको होमवर्क मिलेगा, ठीक है। तो होमवर्क वुड बी व्हाट, अभी हम लोग कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, 6, 7 एंड 8 वुड बी होमवर्क, ठीक है। एक सॉल्व करना है लीफो से, एक सॉल्व करना है फीफो से। ओके, एक बार इसका आंसर देख लेंगे। देखो इन्होंने भी ऐसे ही सॉल्व किया है, अंडर बेस स्टॉक थ्रू फीफो मेथड। स्टार लगा दो इस क्वेश्चन को, इसमें आपके दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, बेस स्टॉक प्लस फीफो मेथड किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अच्छा खासा बड़ा क्वेश्चन है तो समझ में आएगा। अब देखो यहां पर भी आप सेग्रीगेशन कर सकते हो, समझ में आती है बात। ये देखो फर्स्ट, ये सेकेंड सेग्रीगेशन, फिर उसके बाद थर्ड, फोर्थ, हमने भी इसी तरीके से सॉल्व किया है, धीरे 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 सॉल्व किया है। अब लीफो एक बार मैं आपको बुक में से ही बता दूं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। हाँ मैम बिल्कुल हम कर लेंगे। देखो एंड में दे ऑल्सो गॉट द आंसर एज ऐसे ही, 100 तो हमेशा मेंटेन किया है। देखो हर लॉट के पहले आपको 100 तो पहले दिखेगा ही। ये देखो 100, ये 100, ये 100, उसके बाद ये 100, है ना, नॉट दिस, दिस 100, ये वाला 100, 100, 100, बेस स्टॉक, क्या बोलते हैं जिसको, बेस स्टॉक। ठीक है क्या, देखो जहां पर भी अंडरलाइन किया है ना उसके पहले उन्होंने 100 लिखा है जरूर, शुरू में सबसे पहले 100, 100, 100, 100, दिस वे। इनमें उनका भी क्लोजिंग स्टॉक बच गया कुछ इस तरीके से, हमारा भी आ गया, ठीक है। अभी लीफो मेथड एक बार देख लेते हैं। फीफो देख लिया, लीफो क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, पहले आखिरी वाला जो रहेगा ना पहले यूज करेंगे, और उसके बाद ऐसे नीचे से ऊपर वाला यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है, बट हमको बेस मेंटेन करना ही है 100 का। तो देखो मैं यहां पर क्या कर देती हूँ ना, अंडरलाइन कर देती हूँ पहले ही, ठीक है। 1/4/2015, 100 हमको बेस मेंटेन करना है, 300 को मैं यूज कर सकती हूँ। तो मेरे पास 400 ओपनिंग स्टॉक मेंटेन्ड है, प्राइस क्या है 50/50 लगा दिया, 50/50 500 15,000, सॉरी 5,000 15,000। उसके बाद सेकंड को उन्होंने क्या करवाया है, परचेस रिसीट हुआ है, रिसीट हुआ है, तो रिसीट कितना हुआ है 100, रेट क्या है 55, वैल्यू भी लिख दो, ये तो एकदम आसान है। उसके बाद यहाँ पर इशू का कोई लोड नहीं है, लास्ट में आप लिख दो क्लोजिंग कितना है, 100 तो हमेशा मेंटेन करना ही है हमको, ये 5,000 इसको हाथ भी नहीं लगाना है, इसको ऐसे ही मेंटेन करना है। उसके बाद 300 हमारे पास ये ऊपर वाला जो है ना वो है,
300 बचा हुआ है वैसा ही, और अभी जो हमने 100 ऑर्डर किया ना उसमें का ये, डू यू गेट दिस, ये वहां से आ गया। उसके बाद मैं यहां पर करवा देता हूं, और कहाँ अंडरलाइन करूं, यहां पर। अब नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं वो, 6 तारीख को उन्होंने क्या करवाया है इशू, कितने का इशू करवाया, 400 यूनिट्स। अब देखो फीफो में क्या किया था, फर्स्ट 300 को यूज किया था, हमने क्या बोला था कि इसको हाथ नहीं लगाना है 100 को, फर्स्ट 300 में से इशू करवाया था। तो यहां पर ना एक छोटे से ऐसे सर्कल में पहले ही लिख दो 400। कैसे इशू करवाएंगे, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट में ये आया पहले इसको यूज कर लो 100 को, उसका रेट क्या था 55, यूज कर लिया पूरा। अभी क्या 300 को यूज करेंगे, ये 350 एंड 15,000, 400 का कोटा कंप्लीट। हमारे पास कुछ बचा क्या इनमें से, ये दोनों खत्म हो गया, बचा क्या ये जो 100 है ना ये, तो वो तो हमेशा ही रहने वाला है, कर दो, लिख दो बैलेंस, है ना बैलेंस, बैलेंस को ऐसे ब्लू अंडरलाइन कर देती हूँ, ठीक है, ओके मैम समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या किया है, 10 तारीख को क्या हुआ है, रिसीट कर दो, रिसीट कितना हुआ है 600 यूनिट्स, 55, 655, 33,000। क्लोजिंग स्टॉक में कैसा रहेगा 100, बेस है हमेशा रहने वाला है, यस ये तो हमेशा दिखेगा वो। उसके बाद 600 अभी हमने ऑर्डर किया 55 के हिसाब से 33,000। अब नेक्स्ट 13 तारीख को क्या किया है देखो उन्होंने, 13 तारीख को क्या करवाया है, इशू ऑफ 400 यूनिट्स, ठीक है। तो 400 कहां से यूज करेंगे, 600 में से ही करेंगे, क्योंकि 100 को तो यूज ही नहीं करना है, 100 इज नॉट टू बी यूज्ड, जो भी यूज करना है वो 600 में से ही करना है, कर दो फिर 400 वहां से यूज, 55 के रेट के हिसाब से 400 यूज कर लिया, तो क्लोजिंग में कितना बच जाएगा 200, और 100 तो हमेशा मेंटेन करवाना ही है, क्लोजिंग खत्म स्टोरी। नेक्स्ट, नेक्स्ट स्टोरी, नेक्स्ट क्या है, 20 तारीख को क्या किया है देखो, क्वेश्चन में देखो, परचेस्ड 500 यूनिट 65 पर यूनिट, करवा दो परचेस, करवा दो, रिसीट में लिख दो फिर 500, 65, 32, 500। फिर से क्लोजिंग स्टॉक में कितना रहेगा हमारे पास, 100 तो हमेशा, 200 ऊपर का है ना ये वाला, ये 200 यहाँ का, अभी तो इश्यू किया नहीं है ना, वो तो वैसा का वैसा क्लोजिंग में जो ऊपर का पड़ा था वो कैरी कर रहे हैं। उसके बाद आज हमने परचेस कर लिया नया, उस वो भी क्लोजिंग में है, मतलब हमारे पास इन टोटल 100, 200, 500 तीन लॉट्स है, ठीक है, प्राइस वाइज अलग अलग। नेक्स्ट 25 तारीख को क्या किया है देखो, 25 तारीख को क्वेश्चन में बोला है इशूड 600 यूनिट्स, तो ऐसा पहले स्मॉल इसमें लिख दो 600, है ना सर्कल में। अब कैसे करेंगे, फीफो में तो क्या किया ऊपर से आए, पहले 200 को एग्जॉस्ट किया फिर 500 में से यूज किया। अब क्या करेंगे लीफो में नीचे से, तो पहले यूज करेंगे 500 क्वांटिटी, कर लो 500 पूरा यूज कर लिया मैम, ये देखो 500 पूरा यूज कर लिया। फिर हमको तो 600 की रिक्वायरमेंट है और 100 यूनिट्स यूज करने पड़ेंगे, वो हम यहां से करेंगे, कर दो फिर वहां से भी यूज 100 यूनिट्स, 55 एंड 5,500, फिर बचा कितना 500 पूरा एग्जॉस्ट हो चुका, कट कर दो। उसके बाद 200 है, 200 में से 100 गया, यहां से 100 बच गया, है ना, वो देखो 100 यहाँ पर हमने नीचे बैलेंसिंग ला लिया, 100, 55, 5,500, 100 तो ये क्वांटिटी हमेशा रहने वाला है 50 वाला, है ना बेस स्टॉक। नेक्स्ट 10th मई, 10th मई को क्या करवाया है देखो, 800 रिसीट हुआ है, 800 रिसीट 70 रुपीज 56,000, ठीक है, इशू कुछ नहीं है। उस दिन क्या करेंगे फिर पूरा लिख दो, क्लोजिंग स्टॉक 100 तो हमेशा मेंटेन होगा, ये 100 ऊपर से ला लिया, 100 जो था ना ऑलरेडी 55 का वो ऊपर से ला लिया, और आज जो परचेस किया ना वो भी स्टॉक में बचा है, तो हमारे पास अभी और 3 लॉट है, बेस स्टॉक प्लस और 2 स्टॉक जहां से इशू करवा सकते हैं। ओके नेक्स्ट देखते हैं 12 तारीख, 12 तारीख को क्या करवाया है इशू, कितने का इशू करवाया है 500 यूनिट्स। फीफो में क्या किया था, पहले इन 100 को यूज कर लिया था, है ना, इन 100 को यूज किया था, उसके बाद नीचे का, बट अभी क्या करना है हमको लीफो में नीचे से ऊपर जाना है, तो जो 800 वाला लॉट है ना, जो 800 वाला लॉट्स है वहां से यूज कराएंगे, लीफो मींस लास्ट इन फर्स्ट आउट, करवा दो यूज यहां से, 800 में से 500 यूनिट्स गए और रेट क्या लगाएंगे 70, तो कर दो 500, 70, 35,000। क्लोजिंग में कैसे बचाएंगे देखो, 100 तो हमेशा मेंटेन करना है, ये वाला जो 100 है इसको तो हमने हाथ भी नहीं लगाया, सेम लिख दो, ये 800 में से
कितना गया 500, बचा कितना 300, तो 300 हमारे स्टॉक में रहेगा। प्राइस क्या लगा देंगे 70, तो 100 100 300। समझ में आती है बात कैसे स्टॉक में बचा है वो? यस मैम आता है समझ में। उसके बाद नेक्स्ट 13 तारीख को फिर से क्या करवाया है इशू। अब कहां से इशू करवाएंगे फिर से? ये 300 में से लास्ट इन फर्स्ट आउट है ना, 300 बचा है वहां से इशू करवा दो। कौन सा रेट यूज करेंगे 70, कर दो 200 इंटू 70 इंटू है ना, 200 इंटू 70 14,000। क्लोजिंग में कैसा बचा गया, कैसे बचेगा 100, वो तो हमेशा रहेगा बेस। फिर उसके बाद 100, इसको तो हमने टच भी नहीं किया अभी, वैसा का वैसा है। नेक्स्ट ये जो था 300, इसमें से 200 यूज हो चुका, 100 बच गया, तो देखो हमने भी 100 बचा लिया। यहां पर लिखना है, लिखोगे ना कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, वो तो मैं काट इसलिए रही हूं ऊपर कि आपको पता चले कि वो 100 कहां से आया। ठीक है, समझ में आती है बात? यस। अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्या ये है ना, ऊपर के तीनों वैसे के वैसे लिख लो। अभी क्या है 15 तारीख को, 15 मई को परचेज किया है, मतलब रिसीट हुआ है हमारे पास 500 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 75 पर यूनिट, कर दो 37,500। ऑलरेडी ऊपर के 3 लॉट हमारे पास थे, वैसे के वैसे लिखेंगे, और आज परचेस कर लिया, ये भी हमारे स्टॉक में। तो हमारे स्टॉक में अभी 4 लॉट्स है, एक बेस और 3 जहां से इशू करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, 12 तारीख को इशूड 400 यूनिट्स। कैसे करवाएंगे इशू? लास्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो में क्या किया था, ऊपर से आए थे करते, अभी क्या करेंगे लीफो, नीचे से जाना है, तो 400 का रिक्वायरमेंट है, यहां से पूरा हो जाएगा है ना। लास्ट में क्वांटिटी कितनी आई है 500, वहां से हम 400 इशू करवा देंगे है ना। यहां से 400 गए, 100 बच जाएंगे, और ऊपर को तो टच भी नहीं किया, लिख दो फिर, ये तो टच भी नहीं किए, वैसे के वैसे लिख दो। और 500 में से 400 गए, 100 बच गए, 75 वाला रेट। समझ में आती है बात? यस मैम आती है समझ में। नेक्स्ट लास्ट में क्या हुआ है, परचेस्ड, कितना परचेस किया 300 एट द रेट ऑफ 80, 24,000। ओके, अब हमने कुछ इश्यू करवाया क्या? नहीं। एंड में क्या हो गया हमारे पास? ठीक है, तो यहां पर क्या होने वाला है, दिस वन, ऊपर का जैसा का वैसा, और इश्यू तो कुछ करवाया नहीं, तो ऊपर के स्टॉक्स तो अनटच्ड है ही, 4 स्टॉक्स है ना ये वाले, दिस वन, ये 4 स्टॉक प्लस आज जो हमने परचेस कर लिया वो। तो हमारे पास देखो क्लोजिंग स्टॉक में अभी इतने सारे लॉट है, 5 लॉट है, एक बेस है, ये वाला बेस वाला है, और बचा हुआ अलग अलग जगहों से बच गया, और 300 तो आज परचेस जो किया वो भी स्टॉक में रहने ही वाला है। तो ये वाला जो लास्ट का बक्सा है ना, दिस इज सो इंपॉर्टेंट, दिस इज द क्लोजिंग स्टॉक अकॉर्डिंग टू व्हाट, लीफो मेथड। टोटल करोगे ना उतना ही आएगा, कितना है कर दो टोटल, 400 प्लस 300 700 है ना। इसमें से 100 तो हम बेस ही मेंटेन कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली 600 स्टॉक और 100 बेस। तो यहां पर भी 700 बच गया, और ऊपर वाले में भी आप अगर टैली करोगे तो यहां पर भी 700 है। बस जो मेथड यूज किया है वो अलग अलग यूज किया है। समझ में आती है बात है ना। आई होप ये ट्राई किया है मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करने का, आपको समझ में आई है बात। अगर इसमें से कुछ भी आपको ये मार्किंग करनी है ना, 400 500 600 जहां पर जैसा लिखा है आप कर सकते हो। तो मैं पहले टाइम देती हूँ आपको लीफो लिखने के लिए है ना, ये वाला जो हमने बनाया चार्ट इस तरीके का है ना, कलरफुल। आपके पास भी कलरफुल पेन्स होंगे तो यू कैन यूज द सेम है ना, ब्लू रेड ब्लैक, थोड़ा कलरफुल लिख दो कॉपी में, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब आप है ना, एग्जाम में तो नहीं यूज कर सकते आप कलरफुल, बट देन अभी कॉपी में लिखने के लिए आप कर सकते हो यूज, तो करो फिर है ना। यू गेट द कलरफुल पेन्स इन द मार्केट, तो आप वहां से खरीद लो और ऐसे सब कुछ लिखो, सो दैट आपको ना डिफ्रेंशिएट करना इजी हो जाए कि जो ब्लैक में लिखा है और ऑरेंज में लिखा है और ब्लू में लिखा है, तो तीनों अलग अलग चीज है, रिसीट्स, इशू एंड क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो एक बार मैं जूम करती हूँ स्क्रीन को, और आपको इसमें ये देखना है अंडर बेस स्टॉक, तो बेस हमेशा 100 मेंटेन होने वाला है। ठीक है, तो नोट लिखवा दूंगी, नोट लिख लो आप एक बार। चलो ठीक है, जूम।
ओके, अब यहाँ पर देखो बहुत सारी और भी थियोरी डिस्कस की है, ठीक है। वैल्यूएशन ऑफ WIP एट प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड्स टोटल एबनॉर्मल नॉर्मल वेस्टेज, देखो कितना सारा और थियोरी यूज किया है, देखो, ठीक है। ऑल दिस इज द थियोरी डिस्कस्ड अगेन, ठीक है। तो इसको हम धीरे धीरे और जब कल क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे ना तो उसके साथ इसको भी इंक्लूड कर लेंगे थियोरी को, ठीक है। तो मैंने हर लेक्चर में ऐसा आई मेक श्योर कि जितना मैं प्रैक्टिकल इंक्लूड कर रही हूँ उतना भी एक बार थियोरी को भी है ना इंक्लूड करके उसको खत्म करते चले हम लोग, ठीक है। ओके, तो अभी यहाँ पर देखो आपको होमवर्क भी देना पड़ेगा ना आज। यस, तो होमवर्क क्या रहेगा, अभी जो हमने क्वेश्चन को डिस्कस किया लीफो वाला, उसको वापिस से एक बार अच्छे से किताब में लिखना है प्रॉपर, जिस तरीके से हमने किया। मे बी यू कैन यूज द कलरफुल पेन्स। सेकेंडली क्वेश्चन नंबर 7, देखो क्या बोला है, अडॉप्टिंग फीफो मेथड ऑफ प्राइसिंग ऑफ इशू ऑफ मटेरियल। यहाँ पर भी ऐसा सब कुछ दिया है, ओपनिंग स्टॉक, इशू देखो, ओपनिंग, इशू रिसीव्ड, रिटर्न, ठीक है। तो रिटर्न का कुछ नहीं, रिटर्न कर दो। अब क्या बोला है, रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट ए 15 टन्स, तो उसका देखेंगे क्या है। फिर इशूड, रिसीव्ड, इशूड, वापस रिटर्न किया, देखो 35 टन्स और रिसीव्ड, तो सॉल्व करना है आपको, ठीक है। ट्राई करो एक बार, नहीं जमा तो मैं बताऊंगी वापिस। और इसमें वैसा कुछ बोला नहीं कि बेस स्टॉक को मेंटेन करना है, नथिंग। देखो ओपनिंग से ही शुरू किया है, तो ओपनिंग स्टॉक पहले आप ऐसे लिख दो, है ना, जो हमारा बैलेंस वाला डब्बा है वहां पर आपको लिखना है, ठीक है। देखो ये भी तो है ना, जैसे क्लोजिंग स्टॉक देखो यहाँ पर आया, तो ये ओपनिंग स्टॉक पहले स्टॉक में लिखा हुआ ज्यादा बेटर, इंस्टेड ऑफ राइटिंग इन रिसीट्स वाला कॉलम, ठीक है। रिसीट्स नहीं, वो दैट इज द स्टॉक, ठीक है ना, दैट इज द स्टॉक। तो फीफो मेथड से इसको एक बार सॉल्व करना है, आपको निकालना है कि कितना यहाँ का स्टॉक रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक, है ना, फीफो मेथड से। ट्राई दिस आउट। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, उसके बाद ये पूरा है देखो सॉल्विंग, है ना, दिस इज नॉट, ये क्लोजिंग नहीं है यहाँ पर, और दिस प्रॉब्लम इज बिग, तो ये वाला जो लास्ट डब्बा रहेगा दिस वुड बी योर क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो कर दो सॉल्व। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, फीफो मेथड, ऊपर पूछा क्वेश्चन नंबर 7 में लीफो मेथड, यहाँ पे पूछा फीफो मेथड, ठीक है। तो कर दो फीफो मेथड से सॉल्व, सॉरी लीफो मेथड से सॉल्व, ठीक है। डू इट, जैसा हमने किया ना एकदम ब्लॉक वाइज वैसा करो, ठीक है। ऐसे सेग्रीगेट करके थोड़ा एक आधा लाइन छोड़ के वैसे वाइज सॉल्व करो, सो दैट बाद में अंडरस्टैंड करने के लिए इजी हो जाए। यूज कलरफुल पेन्स, एंड में जो आंसर आएगा ना ये दिस विल बी योर क्लोजिंग, है ना, आंसर जो आपका टैली होना चाहिए, है ना, ये टैली होना चाहिए आपका 80, 200 एंड 100, टोटल आपका आएगा कितना 380 क्लोजिंग स्टॉक में, जो अलग अलग लॉट्स के रहेंगे। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका टैली हो जाए, बिना देखे सॉल्व करना है एकदम, बिना देख के बिल्कुल भी नहीं सॉल्व करना है, किताब में तो दिया हुआ है फिर कोई मतलब नहीं है। यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड सॉल्व इट बाय योरसेल्फ, तो होमवर्क आपको खुद सॉल्व करना है इसको, ठीक है। लीफो एंड फीफो मेथड। देन कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या अलग है, देखो रिप्लेसमेंट प्राइस, है ना, रिप्लेसमेंट प्राइस ऑन वेरियस डेट्स, तो इसमें ये कुछ नया कॉन्सेप्ट डिस्कस है, कल के वीडियो में एक साथ इसको डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा अलग कुछ होगा इसमें, वो हम लोग देखेंगे कल के वीडियो में कि इसको कैसे किस तरीके से प्रेजेंट करके सॉल्व करना है। अभी के लिए इतना आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। फिर बचते क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें रिप्लेसमेंट पूछा है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना उसमें हमको प्राइस वेरिएशन, है ना, मटेरियल प्राइस वेरिएशन, P&L अकाउंट, ये सारा बनाना है, तो दिस इज अ न्यू क्वेश्चन, तो ये भी साथ में करेंगे। फिर देखो नीचे वाला क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर आपको सिंपल एवरेज से सॉल्व करना है। फिर जैन टू फेब क्या है, मंथली, मूविंग मंथली सिंपल एवरेज, जो आज थियोरी में डिस्कस किया था ना वैसे वाइज सॉल्व करना है, तो यहाँ पर आपको बता दिया है ना, जैन फेब एंड फेब मार्च, ऐसे वाइज आपको सॉल्व करना है। देन if a weighted average is used for pricing issues, how does the value of balance in stock change during January?
वेटेड एवरेज एक बार यूज करके बताना है और उनको है ना जस्टिफाई भी करना है कि हाउ डज इट डिफर फ्रॉम जो जनवरी में हुआ है। उसके बाद इफ वेटेड एवरेज प्राइस इज कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ एंड देन इट इज यूज्ड फॉर प्राइसिंग द इशूड ऑफ दैट मंथ, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंड मंथ बैलेंस। ठीक है, तो सारे वाइज सॉल्व करना है। इसमें हमारा कॉमन वाला जो चीज है वो कुछ यूज नहीं किया है। कॉमन वाला मतलब है ना लीफो फीफो, वो सब कुछ यूज नहीं किया है। इसमें थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट वाइज डिस्कस किया है। क्या, एक तो मंथली मूविंग एवरेज, उसके बाद वेटेड एवरेज से सॉल्व करना है और उसको कंपेयर करवाना है उनको, और लास्ट में तो एकदम ही डिफरेंट पूछ लिया कि अगर वेटेड एवरेज जो है मंथ वाइज कैलकुलेट करेंगे तो कैसा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो इंफॉर्मेशन दी है ना वो भी देखो ऐसे दी हुई है, जैन फेब, है ना, अलग अलग से रिसीट क्वांटिटी प्राइस एंड देन इशू क्वांटिटी, तो इंफॉर्मेशन भी अलग दिया हुआ है, क्वेश्चंस भी एकदम थोड़े अलग पूछे हुए हैं। सॉल्व कर पाओ तो एक बार बस देख लेना, नहीं कर पाओ तो यू हैव टू लीव, यू हैव टू नॉट वरी अबाउट कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अभी तो आप सिर्फ इतना कर लो कि क्वेश्चन नंबर जो मैंने होमवर्क दिए है आज, उसको अभी लेक्चर होने के बाद यू हैव टू सिट एंड सॉल्व। ठीक है, मैम थक गए पर, है ना, 2-2.5 घंटा जो भी हमारा वीडियो चला है इतना पढ़ के थक गए, नहीं थके क्यों, इसमें भले ही 2-2.5 घंटे का वीडियो है बट कॉन्सेप्ट वाइज और जो अभी डिस्कशन किया है, तो हमने 2 क्वेश्चंस और बचा हुआ थियोरी डिस्कस किया है। ठीक है, तो अभी भी स्टेमिना बचा हुआ है आप में और आप सॉल्व करने वाले हो। क्या सॉल्व करने वाले हैं मैम, होमवर्क क्वेश्चन प्लस ऊपर का जो लीफो वाला क्वेश्चन था ना जिसमें बेस स्टॉक भी मेंटेन करवा रहे थे, बिना देखे सॉल्व करना है। अभी तो एक्सप्लेनेशन वाइज मैंने, हम दोनों ने साथ में देख लिया, मैंने और आपने, है ना, मैंने एक्सप्लेन किया आपने सुना, तो अब जो सुना उसको आपको कॉपी में लिखना है कैसे लिखना है मैम, डिफरेंट कलर पेन से, वो कुछ अलग भी होता है देखो, है ना, कलरफुल पेन यूज करो। नेक्स्ट टाइम आप बुक खोलो ना तो इट इज वेरी वंडरफुल टू सी, ऐसा एकदम कलरफुल है, पढ़ने की इच्छा होगी आपकी, रादर देन जस्ट एक पेन से लिखते जाओगे। तो एक तो दो उसके फायदे है, क्या कि पढ़ने बैठोगे तो एकदम इच्छा हो जाएगी पढ़ने की, दूसरा मैम समझ में आ जाएगा सेग्रीगेशन हमको, है ना, जो भी रिसीट है, इशूड है एंड क्लोजिंग स्टॉक में मेंटेन हुआ है। ओके, so that's it from my side in this video. Up till I upload the next video, you take care of yourself and bye bye.